जी, मैं आप लोगों से बता रहा था कि गूगल स्कॉलर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो रिसर्चर है उसकी साइटेशंस का मतलब होता है कि जो मेरा काम है, मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ पे साइट हुए हैं पूरी दुनिया में। तो ये 202 प्लेसेस हैं डिफरेंट जहाँ पे ये साइट हो चुके हैं। तो ये साइटेशन का ये मतलब होता है। फिर एच इंडेक्स है, I10 इंडेक्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू साइटेशन ये भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं एज अ IEEE रिकॉग्नाइज्ड रिव्यूअर। कुछ वो रिवार्ड हैं। मेरी ऑफिशियल IEEE की मेंबरशिप जो है उसके सर्टिफिकेट्स हैं। एक USA में कॉन्फ्रेंस जो एज अ टेक्निकल प्रोग्राम कमेटी मेंबर मैंने ऑर्गेनाइज करवाई थी वहाँ पे, उसके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ मेरी रीसेंट रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंटेलिजेंट व्हील चेयर, डिज़ाइनिंग ऑफ HVDC ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्री एनर्जी जनरेटर। ये कुछ मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसेंटली हम अपनी लैब में इस पे डिफरेंट स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं जो इसको Excuse me, sir. जी जी Can you repeat your previous slide from third last? दिस Because वन I miss it from last. Because I miss your slide due to ओके redirected ओके slides. ओके ओके आई विल रिपीट इट। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी कहा था जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर दिया करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती रहती है। आपके कुछ माइक ओपन है कुछ पार्टिसिपेंट्स के, तो वो काइंडली आप जो है उनको म्यूट कर दें। सारे चेक करें, किसी का ओपन है तो उसको म्यूट कर दें। तो ये स्लाइड में ये बता रहा था कि ये मेरे अवार्ड्स वो हैं जो रिसर्च एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। ये इसको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस काम में मोटिवेशन लें और इस फील्ड में काम करें। अब ये IEEE रिव्यूअर रिकॉग्निशन के रिवार्ड हैं, लेफ्ट साइड पे आपको 2 नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये होता है कि मैंने IEEE में कुछ रिसर्च पेपर आते हैं, उनको एज अ एवेलुएटर मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे दी। मैंने उनको एवेलुएट किया, अपने कमेंट्स दिए और सजेशंस दी, और मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं वो मेरी तरफ से वहाँ पे गई। फिर इन द मिडल ये IEEE रजिस्ट्रेशन है। ये आप लोग भी करवा सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी करवा सकते हैं। ये पेड है, इतनी नॉमिनल फीस है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने रिसर्च में रहना है, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अगर आपके पास ये मेंबरशिप है, मेंबरशिप नंबर है, कार्ड है, उनका सर्टिफिकेट है, तो आपको उन कॉन्फ्रेंसेस में एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस आपकी एक IEEE डोमेन में आपको गूगल ड्राइव पे स्पेस मिल जाती है। आपकी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी IEEE वाले बना देते हैं जिसको आप ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। ये मेंबरशिप का ये फ़ायदा है। अगर आपने रिसर्च करनी है, पेपर पब्लिकेशन करनी है, तो ये ज़रूरी है। इसकी फ़ीस होती है पर वो आपकी कंपनसेट हो जाती है अगर आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में पेपर जमा करवाते हैं और पब्लिश करते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे ये एक चाइना यूनिवर्सिटी की तरफ से आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल ग्रेजुएट का अवार्ड है। फिर बॉटम पे जो है ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी USA में। ये मैं बता रहा था कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने मुझे एज अ टेक्निकल प्रोग्राम कमेटी मेंबर जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया, और बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंस पेपर वहाँ पे आते हैं उनको मैनेज करना, उनको रिव्यू करना, उनको उनमें से सिलेक्शन करना, चूज़ करना कि कौन सा पेपर अप टू द मार्क है, कौन सा पेपर नहीं है। तो ये वो वाला सर्टिफिकेट है। सर अगली फीस कितनी जी फीस कितनी है राउंड अबाउट फॉर हाउ मच पीरियड? फॉर IEEE मेंबरशिप यस सर। काइंडली आप अपना नाम बता सकते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे यस सर, माय नेम इज मोहम्मद इब्तिसाम सर। सॉरी मोहम्मद इब्तिसाम।
एहतसाम। मोहम्मद इब्तिसाम। जी एहतसाम, अगर आप माइंड ना करें तो इब्तिसाम। क्वेश्चंस अपने नोट कर लें, तो हम अगर एंड पे मैं काफ़ी टाइम दूंगा। एक एक सेशन जो है 2 आवर्स का सेशन है, इसमें बाकी पार्टिसिपेंट भी होते हैं, इसको मैं 2 आवर्स में कंप्लीट करके बाकी जो है जितना टाइम आप लेना चाहेंगे 2 आवर्स के बाद वो हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ओके ओके श्योर। हाँ, साथ साथ इनको नोट करते जाएं अपने क्वेश्चन जो हैं, तो ज़रूर इनको मैं एड्रेस करूँगा, ठीक है जी। बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, अपने जो क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग द स्लाइड आप नोट करते जाएं इनको बारी बारी जो है, क्योंकि 2 आवर्स के बाद मोस्टली जो पार्टिसिपेंट हैं उनके और भी मसरूफियात होती हैं, उन्होंने जाना होता है, तो जिनके क्वेश्चंस हैं वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनको बारी बारी एड्रेस करता रहूँगा। तो ये रिसर्च एक्टिविटीज़ रिसेंट जो मेरी लैब में चल रही हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद जो है यहाँ से हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च। अच्छा, अभी मुझे आप लोगों की अटेंशन चाहिए होगी, क्योंकि मैंने ज्वाइन करने से पहले पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स देखी थी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, कुछ एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो आपका ये सेशन ज्वाइन करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में कुछ आइडिया हो और आप सीखें और आप खुद भी कर सकें। तो आपकी जो अटेंशन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपने समझना है कि रिसर्च है क्या। ये यहाँ पे मुझे जिस भी मैं क्लास में B1 जाता हूँ, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि इवन मैं खुद यहाँ से पाकिस्तान से एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो आप यकीन करें कि मैंने डिग्री ले ली, मुझे रिसर्च का कोई आइडिया ही नहीं था कि ये है क्या। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप अपने जो रिसर्च का एक थिंकिंग है कि इसको इसको एक्सपैंड करें, ठीक है। आप जो है बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके सोचें कि रिसर्च है क्या। उसके लिए देखें, रिसर्च इज़ क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क undertaken to increase the stock knowledge, including knowledge of humans, culture, and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications. Creative and systematic work to devise new applications. Again, research is equal to solve problems that have no known solution by anyone in the world. रिसर्च ये चीज़ है। फिर अगले पॉइंट पे, रिसर्च ये नहीं है कि आप बुक्स से लर्निंग कर रहे हैं, पेपर्स पढ़ रहे हैं, न्यू रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर्स से मिलके या उनके लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं। रिसर्च ये नहीं है। एनीथिंग दैट कैन बी लर्नड बाय डेफिनेशन इज नॉट ए रिसर्च। सर्चिंग ऑनलाइन इज नॉट रिसर्च, ये भी एक पॉइंट है। देन इन सिंपल वर्ड, रिसर्च इज ए to understand the world, to solve new problems, to improve existing solutions। ये इसके डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं रिसर्च के। फिर आप देखें कि रिसर्च जो है क्यों की जाती है, या आप लोगों को क्यों कहा जाता है। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, मास्टर्स के हैं, तो वो उनको उनको फोर्स किया जाता होगा कि आपने पब्लिकेशन करनी है, आप पेपर पब्लिश करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। सम हो ये रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इन सब का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ लेके आएँ। पर हम कर क्या रहे होते हैं कि हम पहले उन्हें सिखाते ही नहीं हैं कि रिसर्च है क्या, आप इस स्टेप तक जा कैसे सकते हैं। तो रिसर्च देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आज से 10 साल या 100 ईयर्स पहले जो चीज़ें थी, उनमें कितनी डेवलपमेंट आई है। जैसे स्पेसक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टूल कलेक्टर है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, सोशल नेटवर्क्स हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, जेट एयरप्लेन, डिजिटल कैमरा, सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से इवन 10 साल पहले उनका कोई पता ही नहीं था। तो ये सारा डिपेंड कर रहा है रिसर्च पे, आइडियाज़ पे, न्यू एप्लीकेशंस पे, क्रिएटिव वर्क पे, जो अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया। तो इस वजह से हर स्टूडेंट को ये फोर्स किया जाता है कि आप सोचें, कुछ रिसर्च करें, कुछ पेपर पब्लिश करके जाएं। फिर आप ये देखें कि research means to invent new knowledge never known before. Anything in textbook is already known. Students learn what is already known and have no experience creating new knowledge. To become competitive in career, one must have the skills and methodologies to discover new knowledge. That is doing research.
बेनिफिट्स, यहाँ पे आप देखें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आप रिसर्च की तरफ आते हैं। देखें मोस्टली हमारा एज अ स्टूडेंट, मैं आप लोगों से बात, मैं खुद आप लोगों के साथ एज अ स्टूडेंट आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट था, इवन बैचलर्स में, मास्टर में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बस जल्दी जल्दी डिग्री हमें मिले और डिग्री लेके हम अपना नेक्स्ट प्रोफेशनल कैरियर की तरफ आएँ। तो देखें रिसर्च जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता। तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में आप लोगों के साथ अपनी जो मेरे रिसर्च पेपर हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, वो बताने का मकसद ये है कि मैंने 2017 से स्टार्ट किया था, सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, तो और बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे। और मेरा ये मकसद था कि 18 में मेरा डिफेंस है, मैंने थीसिस जमा कराना है और बस मेरा मेरा जो है ना वहाँ पे काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। बट जब आप रिसर्च कर लेते हैं, इसका कोई एंड नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें आपकी थिंकिंग, आपके आइडियाज़, आपकी आपकी जो स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होती जाती हैं और इसका कोई एंड नहीं है, बल्कि आप इसमें खुद भी इंटरेस्ट लेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक नई चीज़ जब आप डेवलप करते हैं, उसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, डिफरेंट लोग उसको साइट करते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जब आपसे लोग रब्ता करते हैं, पूछते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था, काइंडली इसमें मुझे ये चीज़ बता दें। तो एक बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आप फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं, उसमें मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो एक एक इस तरह की फ़ीलिंग आती है जैसे आपने ह्यूमैनिटी का फ़ायदा किया है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इस ये रिसर्च अगर आप करें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि लर्न मेथोडोलॉजीज़ टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, वर्क इन टीम्स एंड मेक फ्रेंड्स। वर्क इन टीम्स का ये यहाँ से जब आप इंटरनेशनली किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको ना प्रोजेक्ट असाइन कर दिए जाते हैं। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि इंडस्ट्रीज़ अपने प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी से सॉल्व करवाती है। इंडस्ट्री जो है वो मार्केट की तरफ नहीं जाती वहाँ पे। इंडस्ट्री अपने उनके जो बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ भाग कर आते हैं और वहाँ पे अपना प्रॉब्लम पहले डेमो देते हैं, फिर एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि जी इसको हम करेंगे, आप हमें ये प्रोजेक्ट ऑफ़र करें, प्लस फंडिंग वो देते हैं आपको, कहते हैं कि इसको सोल्व करें जैसे मर्ज़ी है। हमारे यहाँ हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पे ट्रेंड ये है कि इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं आते, उन्हें उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ पे, स्टूडेंट्स पे, इवन फैकल्टीज़ पे। वो मार्केट की तरफ जाते हैं या वो इंटरनेशनली लोगों से रब्ता करते हैं, जी हमारे ये मसला आ गया इंडस्ट्री में, हमारा जो प्लांट है वो चलना बंद हो गया है, तो काइंडली इसको आपने सोल्व करना है। तो वो हाईली 2 टाइम 3 टाइम पे करते हैं उनको और जो भी है उनकी प्रॉब्लम सोल्व। इस पे मैं नेक्स्ट आऊँगा, इस चीज़ पे भी, इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज पे भी। तो जब आप एक एक टीम में काम करते हैं, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपके नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स न्यू आपके बन जाते हैं, फिर आप उनके साथ अपना काम जो है कंटिन्यू रखते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इन्हांस कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आपकी, क्योंकि थ्रू आउट आपने इंग्लिश में सारा काम करना होता है, राइटिंग इंग्लिश में करनी है, स्पीकिंग इंग्लिश में करनी है, डेमो इंग्लिश में देना है। तो ये आपकी जो स्किल्स हैं बहुत इंप्रूव हो जाती हैं रिसर्च करने से। डेवलप लीडरशिप स्किल्स, अब किसी प्रोजेक्ट में आपका सुपरवाइज़र आपको कहता है कि आप इस टीम के लीडर हैं, आपने ये प्रोजेक्ट लीड करना है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंटीग्रेट द नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल कोर्सेज, जब एक प्रोजेक्ट होता है तो उसमें सिर्फ एक ही डोमेन नहीं होती कि आपको कोई एक ऐसा प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम उसमें आ गया है, तो आपको उसके कोर्सेज जो है वहाँ से नॉलेज आप लेंगे, उसको देखेंगे, सीखेंगे। कुछ और कोई केमिस्ट्री का केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी आपको देखने को मिलेगी, कोई मटेरियल है तो आप केमिकल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से नॉलेज लेके आएंगे, अपने कोलीग्स से पूछेंगे जिसको भी आप जानते होंगे। देन इम्प्रूव प्रोस्पेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम रिसर्च तो कर रहे हैं, आया हमें इसका जो है फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, तो डेफिनेटली इसमें बहुत स्कोप इस तरह से है कि जब आप पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। यूनिवर्सिटी इवन उसकी जितनी भी फीस है वो यूनिवर्सिटी पे करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर कर रही होती है रिसर्च पब्लिकेशंस पे। तो जो रिसर्चर्स हैं वो उनको बहुत पे करते हैं।
ये मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पे कोई भी पब्लिकेशन करते हैं वो आपको एक अलहदा से इंसेंटिव देते हैं, प्लस उसका जितना भी खर्चा आता है, आपका एप्लीकेशन फ़ीस का खर्चा आता है, जो भी है आपने उसको राइट अप करवाया, जो भी करवाया वो आपको अलहदा से वो उसका भी वो सारा होता है। तो और फिर मंथली स्टाइपेंड आपको अलहदा से देते हैं, तो इसके बहुत फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट्स हैं। अब आ जाए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डिफरेंस समझने की कोशिश करनी है आपने। यहाँ पे हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में हम ये समझ लेते हैं कि मैं रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं रिसर्चर भी हूँ, बहुत बड़ा रिसर्चर भी हूँ। तो ये एक डिफरेंस आपने समझना है कि स्टूडेंट एक डिफरेंट चीज़ है, रिसर्चर एक डिफरेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट जो है वो फोकस करता है सिर्फ इनपुट्स पे, उसको जो चीज़ सिखाई जाती है, जो चीज़ उसको समझाई जाती है, उसने उसी को ही फोकस करना है। जबकि रिसर्चर जो है उसका मेन फोकस होता है कि मेरी आउटपुट क्या है, ठीक है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरी आउटपुट क्या है, रिसर्चर की ये थिंकिंग होती है। तो उसके बाद स्टूडेंट जो है वो बिलीव करता है एवरीथिंग इज इन टेक्स्ट बुक्स और हैंड आउट्स, डॉक्यूमेंटेशन इज अननेसेसरी। स्टूडेंट समझता है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बुक्स हैं, मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास इंटरनेट है, तो मुझे ना चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ये समझता है, ठीक है। जो रिसर्चर है, रिसर्चर ये कहता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको मुझे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मैंने ये आज इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया, इसका चाहे मैं फेल हो गया हूँ, पर मुझे लिखना चाहिए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट इस तरह किया जाता है तो ये डेफिनेटली फेल होगा। वो ये सोचता है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ रिसर्चर यू मस्ट डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। आपको अपने जितना भी प्रोसेस है, आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, आपको साथ साथ वो डॉक्यूमेंट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट करना सीखें आप, अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं। और जबकि स्टूडेंट डॉक्यूमेंट नहीं करते, ठीक है। मोस्ट वो डॉक्यूमेंट जो आप करते हैं वो क्या होता है, क्लास में आपको एक लेक्चर पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि इसको नोट कर लें, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन एक और चीज़ है, ठीक। वो आप अपने हैंडआउट्स बना रहे होते हैं नोट्स लिख रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन एक डिफरेंट चीज़ है जिसको रिसर्च पब्लिकेशंस कहा जाता है। इम्पोर्टेंट रिसर्च क्वेश्चंस, ये भी एक चीज़ देखें कि होमवर्क असाइनमेंट्स रेयरली आस्क दीज क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स डू नॉट थिंक लाइक अ रिसर्चर। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, व्हाई इज द प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट टू होम, what has been done, what can be improved in existing solutions, what is your new solution, how is it different from previous solutions, is the new solution is better, in what ways, by how much। अब ये देखें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी भी स्टूडेंट से इस तरह से पूछे नहीं जाते। स्टूडेंट से कैसे पूछे जाते हैं, जो भी आपका बुक में एंड प्रॉब्लम होगा या कोई थ्योरम है, कोई जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल है, वो ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। इस तरह की चीज़ें आपसे सीधी सीधी स्टूडेंट से पूछी जाती हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें ये है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें फिर पूछा जाता है कि ये प्रॉब्लम प्रीवियस जो सॉल्यूशंस हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। अगर आपने प्रीवियस किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो आपने भी वैसे कर दिया है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे डिस्करेज कर दिया जाएगा अगर रिसर्चर की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट ने अगर प्रॉब्लम एक दिया, उसने सोल्व कर लिया, उसको 10/10 नंबर दे के वेरी गुड और अप्रिसिएशन भी कर दी जाएगी। तो ये डिफरेंस समझने की कोशिश करना है आपने। और आपने रिसर्च की तरफ आना है तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि जब आपका काम किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है, किसी जर्नल में जाता है, तो वो इस प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं। वो देखते हैं कि आपने एक काम किया, आपने ये प्रोजेक्ट किया, तो क्या ये रियल प्रॉब्लम है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, वो किन के लिए इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, या बस आप एम ही करी जा रहे हैं इसको। फिर इसमें आपने किया क्या है, कौन सी जो सॉल्यूशंस हैं उसको इम्प्रूव किया आपने, ठीक है। और आपका जो न्यू सॉल्यूशंस है ये डिफरेंट है प्रीवियस टेक्निक से। जो रिव्यूअर्स होते हैं डिफरेंट जर्नल्स में, वो इस तरह सोचते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को मीट नहीं करते, वो आपका काम रिजेक्ट करके वापस भेज देंगे, ठीक है।
तो अब देखें, हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ें नहीं सिखाते, जिससे होता क्या है कि हमारी इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का एक गैप बनता जा रहा है, बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर समझा जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ को अगर बहुत बड़ा उनका प्लांट बंद हो गया, कोई इस तरह का कोई उनको ऐसा कोई ट्रबल शूटिंग हो गई है उनके उनके प्लांट में, तो वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। वो प्रोजेक्ट लेके आते, या उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, वो ऑटोमेशन लेके आना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करेंगे। हमारे ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा गैप है। वो भी अब ये इसमें दोनों तरफ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इंडस्ट्री की तरफ पे भी ड्रॉबैक हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी है। तो जिसको आई होप सो कि आने वाले वक्तों में ये सोल्व हो। लिहाजा जो अब देखें, जो हमारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे आप भी अभी कर रहे होंगे, तो आप में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट नहीं होती। आपने कोई चीज़ खरीदनी हो, आप क्या करेंगे कि कुछ जुगाड़ लगा लें हम, ठीक है? ऐसे ही होता है, मैं खुद एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ अपना FYP का, तो हम इस तरह सोच रहे होते हैं। अब यही अगर आपको ये कहा जाए कि आपने फाइनेंशियली परेशानी नहीं लेनी, फाइनेंशियली यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करेगी, आपने ये चीज़ जो आइडिया एक आपने दिया है, इसको 100% कंप्लीट करके जाना है आपने। तो देखें, इतना ही अगर यूनिवर्सिटी कह दे, कोई आपका हेड कह दे, कोई इंडस्ट्री कह दे, इंडस्ट्री आके यूनिवर्सिटी में कह दे कि ये प्रोजेक्ट 3-4 हमने सेलेक्ट किए हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है, तो इनको फंडिंग हम करेंगे, काम आपने करके लेके आना है, 100% ये वर्किंग में हो। तो डेफिनेटली क्यों आप कोशिश क्यों नहीं करेंगे इस पे? ये काइंडली अपने माइक जो हैं वो म्यूट कर लें प्लीज़। ये डिस्टर्बेंस, सबके लिए डिस्टर्बेंस हो रही है। चलें जी। डूइंग रिसर्च नीड्स एफर्ट, ठीक है? रिसर्च में जब आप आते हैं तो ये लाजमी अपने जहन में रखें कि इसमें बहुत एफर्ट लगती है। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का काम है या 1 ईयर 2 ईयर का काम है। जैसे मैंने पहले कहा, रिसर्च का कोई एंड नहीं है। अगर आप वाकई इसको करना चाहते हैं तो हाँ, इसमें अचीवमेंट्स हैं, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स आप फुलफिल कर लेते हैं, पर इसका एंड नहीं होता कोई। तो इसलिए इसमें एफर्ट्स जो हैं वो कह लें कि अनलिमिटेड एफर्ट्स हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि मैंने रिसर्च स्टार्ट किया तो उसके बाद जो है मेरी ये ख़त्म भी हो जाएँगी और बस फिर सुकून है। तो ऐसा नहीं है। और देखें, आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी लैब में काम कर रहे हैं, एज़ अ मास्टर स्टूडेंट हैं, या आपने नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर बनना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपकी वर्थ तब ही है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। आप देखें, आपने इर्द-गिर्द देखें, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने रिसर्च को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, आज वो कहाँ पे हैं, ठीक है? आप आने वाला जो भी दौर है वो डिजिटल है, और उसमें जितना आपका रिसर्च की तरफ आप इन हैं, आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, तो आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री लोग भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे और आपसे आपसे सॉल्यूशंस माँगेंगे वो। तो इसलिए स्पेंड मैनी आवर्स बिफोर यू कैन डू एनीथिंग, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। ये अगर किसी प्रोजेक्ट को आप पिक करना चाह रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, लर्न द रेलेवेंट नॉलेज, टूल, स्किल, familiarize what has been done, नो टीम मेंबर्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर इतना इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने अभी तक समझे कि कुछ भी नहीं किया, ठीक है? ये तो जस्ट आपने चीज़ों को समझा है कि प्रोजेक्ट है क्या, इसका रेलेवेंट नॉलेज क्या है, इसमें इसकी फ़ैमिलियराइज़ क्या है, और मेरे टीम मेंबर क्या हैं। अभी आपने रिसर्च कुछ भी नहीं की। उसके बाद आपने टॉपिक्स देखने हैं, सर्वे देखने हैं, एग्जिस्टिंग सर्वेज देखने हैं, सॉल्यूशंस को कंपेयर करना है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर उनको डॉक्यूमेंट करना है आपने, फिर आपने अपना काम जो है, अब यहाँ से काम आपने स्टार्ट करना है। हम करते क्या हैं, ये ऊपर वाले जितने भी स्टेप्स हैं इनको देखते नहीं हैं, हम डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देते हैं जस्ट प्रोजेक्ट का टाइटल देख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने प्रीवियस सर्वेज जो हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, उनको पढ़ना है, उनमें एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को कंपेयर करना है, और उसको साथ-साथ डॉक्यूमेंट भी करना है कि ये सॉल्यूशन 2019 में एक साइंटिस्ट ने दिया था, वो ये है,
18 में किसी ने दिया था वो ये है, तो अब मुझे उसमें क्या चेंज लेके आनी चाहिए। ये कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन, वही स्टूडेंट और रिसर्च के डिफरेंस देखें। फोकस ऑन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम थॉरली, एक ही प्रॉब्लम पे फोकस रखें। एक्सप्लेन द सॉल्यूशन इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, आपकी जो स्पीकिंग और राइटिंग स्किल है वो बेहतर होनी चाहिए जब आप सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हों। एवेलुएट द सॉल्यूशन केयरफुली, स्टे इन द सेम प्रोजेक्ट अनटिल अ सॉल्यूशन इज़ फाउंड। हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक वो है कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और हमारे माइंड में पहले ये होता है कि अगर ये मुझसे ना हुआ तो, ठीक है, हम ये हमारे पहले ही होता है। हम प्रोजेक्ट जब FYP स्टार्ट करते हैं या मास्टर्स का थीसिस स्टार्ट करते हैं, तो जब हमें टॉपिक मिलता है तो हम पहले ही प्लान बी तैयार रखते हैं कि मुझसे ये अगर नहीं हुआ तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, ठीक है ना, मोस्टली यही होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने एक चीज़ स्टार्ट कर ली है तो आपका फोकस, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये अब मैंने करना है, ठीक है, चाहे मैं इसमें फेल हो जाऊं, जो भी है ये अब मैंने करना है। तो उसी सेम प्रोजेक्ट में रहें जब तक कि आप उसका कोई सोल्यूशन ना फाउंड कर लें। Do not expect anyone, especially from the professors, to know the solution right away. ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट ना किया करें कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये मेरा थीसिस है, ये मेरा रिसर्च पेपर है, ये मेरे सुपरवाइजर को आता होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि रिसर्च जो है ये क्या है, ये ऐसी चीज़ है जिसका आपसे आपसे पहले या आज से पहले दुनिया में कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, वो रिसर्च होती है। बाकी जो अगर आप किसी की रिसर्च को कॉपी पेस्ट करते हैं, वो जिस तरह भी थीसिस वगैरह करते हैं, वो रिसर्च नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी एक हो जाती है। आप अगर उसमें से निकल जाते हैं तो आपकी लक है, तो वो रिसर्च नहीं है, ठीक है। रिसर्च ये है कि आपने जो काम स्टार्ट किया है इसका पहले सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके सुपरवाइजर को भी नहीं पता होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सुपरवाइजर आपको गाइड कर सकता है, आपको रेलेवेंट मटेरियल दे सकता है। तो ये आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या मैंने ये थीसिस स्टार्ट किया, ये मेरे सुपरवाइजर को सारा आता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब फिर आपने वो एक 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 सही टॉपिक ही नहीं फिर चूज़ किया। और अगर देखें, ये अगर प्रोफेसर या कोई भी आपका फ्रेंड है, आपका सीनियर है, वो आपको हर चीज़ बता देता है, फिर तो आपकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, ठीक है। और आप उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। अगर आपने सारी चीज़ फीड की है कहीं से, तो आप उस रिसर्च को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करके फिर आपको जो है कॉन्फ्रेंस के स्टेप्स जो हैं वो उसकी तरफ मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेन हमारा वही है। पर उससे पहले ना ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कॉन्फ्रेंस में जब पेपर सबमिट करना है तो वो ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट स्टेप पे रिजेक्ट हो जाए। उसके लिए मैंने ये कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इकट्ठी की थी, ताकि आप एक ऐसी चीज़ सबमिट करवाएं जिसके रिजेक्ट होने के चांसेस 0.001 हों। अब ये देखें, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ ए फेलियर इन रिसर्च। ये रिसर्च की बात हो रही है सारी। फर्स्ट, यू कैन नॉट फेल इन रिसर्च। रिसर्च में आप फेल नहीं होते, ये अपने माइंड में चीज़ रखें कि रिसर्च में आप फेल नहीं होते। आप जो है एक सोल्यूशन को फाइंड करने में फेल हो सकते हैं, या एक प्रॉब्लम आप जो ढूंढ रहे थे उसको फेल, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो रिसर्च की वो सारी ज़ीरो है, वो उसमें मैं बिल्कुल फ्लॉप हो गया। रिसर्च में ऐसा नहीं आपने सोचना। आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स पे अपनी टेक्निक्स लगाई होंगी, तो वो उनका कोई ना कोई रोल होता है, ठीक है। वो उसको भी आप बता सकते हैं दुनिया को कि अगर इस प्रॉब्लम पे इस तरह से काम करेंगे आप, तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है वो इस तरह से नहीं आएगा, वो एक डिफरेंट चीज़ आपकी बन जाएगी। तो लिहाजा आपने ये नहीं सोचना, अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और आप ये सोचें कि मैं तो अब इसमें फेल हो गया। अच्छा, आई डू नॉट हैव हाई जीपीए, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि मेरी जीपीए तो है नहीं, तो मैं क्या रिसर्च कर सकता हूँ, या क्या मैं इंटरनेशनली मेरा एडमिशन हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी जीपीए हाईएस्ट नहीं है बट आप रिसर्च में बहुत एक्टिव हैं, तो उस पॉइंट पे जीपीए डजंट मैटर, ठीक है। इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज जीपीए बहुत मैटर करती है हर हर पॉइंट पे। बट अगर आपकी रिसर्च में बहुत एक्टिव हैं,
आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रिसर्च पेपर्स हैं, आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हुई हैं। तो ये चीज़ जब आप इंटरनेशनली किसी प्रोफेसर को बताते हैं, तो वो आपका जीपीए स्कोर फिर इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि उसे रिसर्च वाला बंदा चाहिए होता है। अब देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान में आप अपने आप को देखें, आप प्रोफेसर हैं और आपको लैब में किसी प्रोजेक्ट पे असाइन किया गया है और आपको कहा है कि इस पे रिसर्च करें। अब आपको स्टूडेंट्स चाहिए, आप ऐड देते हैं, आप कहते हैं कि इस फील्ड के एक्सपर्ट स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करें। तो आप उनमें से किन स्टूडेंट्स को चूज़ करेंगे? खुद प्रोफेसर बन के सोचिए ना, आप उनको चूज़ करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में कोई काम किया होगा, कोई रिसर्च पब्लिकेशंस की होगी, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होंगी, आप उनको प्रेफर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपको आपका मकसद क्या है, आपने वो प्रोजेक्ट करवाना है, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको रिसर्चर्स चाहिए होते हैं। तो उस पॉइंट पे आपकी जो जीपीए वाला क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट्स का है, जिनकी तो जीपीए हाईएस्ट है उन्हें तो कोई इशू नहीं है, जिनकी लो है उनको मैं कह रहा हूँ कि आपको फिर रिसर्च में एक्टिव होना पड़ेगा। तो फिर आपका कंपनसेट हो जाएगा दोनों जो लो जीपीए वाला काम है। वुड रिसर्च एक्सपीरियंस हेल्प इन अप्लाइंग फॉर जॉब्स ग्रेजुएट? डेफिनेटली ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी रिसर्च है, आजकल जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें रिसर्च पेपर का पहले सवाल होता है कि आपके कितने रिसर्च पेपर हैं। पहला सवाल यही होता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पे अप्लाई किया हुआ है, लेक्चरर की सीट पे अप्लाई किया हुआ है, इवन लैब इंजीनियर की सीट पे आपने अप्लाई किया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी हैं। तो डेफिनेटली अगर आप की ये हैं तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। इफ आई डू नॉट वांट टू गो ग्रेजुएट स्कूल वुड रिसर्च एक्सपीरियंस बी हेल्पफुल? ये क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने हायर स्टडी नहीं करनी, मैंने मास्टर पीएचडी नहीं करना, तो रिसर्च एक्सपीरियंस मेरे लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी जितना मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप कि इसका आंसर आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रिसर्च एक्सपीरियंस आजकल इंडस्ट्री में भी हेल्पफुल है। अगर आप मास्टर पीएचडी नहीं कर रहे तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ठीक है ना? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो इंडस्ट्री में आप बहुत हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। आपको एक इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपसे फिर कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया, जल्दी से आएँ, ये इश्यूज आ गया, जल्दी से आएँ आप। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ठीक है, जिसको रिसर्चर कहते हैं। कैन आई आस्क द प्रोफेसर्स क्वेश्चंस? कि मैंने रिसर्च स्टार्ट किया है तो मैं क्या प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछूं? डेफिनेटली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर इस तरह से नहीं कि सर ये प्रोजेक्ट अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप कर दें, ठीक है? ऐसे नहीं। आप उसमें आपने कुछ काम किया, कोई मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहे हैं, उसमें आप कहीं पे आपको मसला आया, वो पूछ सकते हैं आप। या आप ये पूछ सकते हैं कि सर इस फील्ड में प्रीवियस रिसर्चर का अगर आपको कोई आइडिया है, कोई कोई रेलेवेंट मटेरियल है, वो शेयर कर दें। क्वेश्चंस डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं और कन्वर्सेशन ज़रूर रखनी है आपने, अपनी प्रोग्रेस शेयर करें, प्रोफेसर से पूछें कि सर ये काम यहाँ तक है। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन ज़रूर आपने रखनी है। Beyond the, if you want to have a successful career, choose a job that require research, ठीक है? वो जॉब देखें जिसमें सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विदाउट नॉन सॉल्यूशन है। ऐसी जॉब ना तलाश करें जिसमें सुकून हो, आपने बैठना हो, या जिसमें कोई काम ना हो। हमारी प्रेफरेंस ये होती है, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मास्टर के, बैचलर्स के, और भी मेरे कोलीग होंगे यहाँ पे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी जॉब कभी भी ना ढूंढें जिसमें आप कहें कि 9 to 5 बस बैठ के आना है। ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें एफर्ट्स लगती हैं, ठीक है? तो ऐसी जॉब ढूंढें जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं। एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है आपकी। अगर आप 9 to 5 बैठ के आते हैं तो आप अपने आप को जंग लगा रहे हैं, स्टक कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है? तो ये थिंकिंग छोड़ दें। और हम बता भी, अब देखें, हमें कोई पूछता है ना तुम्हारी जॉब कैसी है, मज़े हैं जी, बैठ के आ जाते हैं हम, कोई ऐसा काम नहीं होता, मज़े हैं जी। मतलब ये थिंकिंग छोड़ें, ठीक है? इससे इससे हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक? मज़े हैं इसमें, इसमें देखें, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को ही ख़राब कर रहे हैं, अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ
किसी को बता भी रहे होते हैं तो उसे बताया करें, उससे भी मोटिवेट किया करें, उससे कहा करें कि जॉब जो है, जो भी मेरी जॉब है, इंडस्ट्री की जॉब है, यूनिवर्सिटी की जॉब है, तो उसमें एफर्ट्स होती हैं और एफर्ट्स आपने भी करनी है, करेंगे तो आगे जाएंगे। या आपका आपका कोई कज़न है, छोटा भाई है, तो उसको भी ये चीज़ हरगिज़ ना बताया करें कि जो आपकी जॉब है उसमें मज़े हैं, ठीक है। आप कहा करें इसमें एफर्ट्स लगती हैं, डेली बेसिस पे काम होता है, हमारे टारगेट्स होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं, जिससे हमारी प्रमोशंस होती हैं। इस तरह की चीज़ें उनको बताया करें ताकि उनके भी माइंड में हो। आजकल के स्टूडेंट्स में ये है कि मैं इंजीनियर या मैं डॉक्टर बन के आगे मज़े हैं, आगे मैंने बैठ के बस पैसे कमाने हैं। इस तरह की थिंकिंग अपने अंदर से भी ख़त्म करें और न्यू जनरेशन में भी ना इनपुट करें इस तरह को, ठीक है। अब देखें कि आप अक्सर इंटरव्यूज़ में जाते हैं, वहाँ पे अगर मैनेजर पूछता है कि आपको अगर हम हायर कर लें तो आपका क्या मकसद होगा? आप वहाँ पे कहते हैं कि मैं नई चीज़ें यहाँ से सीखना चाहता हूँ, ठीक है? कभी भी ये चीज़ नहीं कहनी है आपने। अगर आपने उस इंडस्ट्री में जाके सीखना ही है, तो आपको हायर क्यों करें? ठीक है? अगर आप वहाँ पे कहें कि जी मैं मज़ीद नॉलेज सीखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो वो एक आपकी बात ठीक है, आप अपने आप को वो कर रहे होते हैं। इम्प्रूवमेंट तो मैंने कहा कि हमारी ख़त्म नहीं होती, वो तो होती रहती है। पर अगर आप उनको फ्रॉम द स्टार्ट आप कह दें कि जी मैंने लर्निंग के लिए अपनी लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है टू लर्न न्यू थिंग टू है, तो इस तरह अक्सर ऐसे लिखा होता है। इवन सीवी में आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव ये लिखा होता है, तो इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर वही चीज़ अब मैं एक मैनेजर हूँ, आप मुझे कहें कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या सोचूँगा? मैं कहूँगा यार इसको पहले 6 महीने मैं किसी से ट्रेन करवाऊँगा, साथ इसको सैलरी भी दूँगा, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा? ठीक है? अगर कोई इस तरह का बंदा आता है कि सर मुझे ये भी चीज़ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, आपकी इंडस्ट्री में यहाँ-यहाँ पे लैक है, तो उसको मैं फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। तो खुद सोचें, एज़ अ मैनेजर हो के आप सोचें कि आप किसको प्रेफ़र करेंगे, ठीक है? तो और वो भी जो है ना जो इंडस्ट्री में लोग बैठे होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स को हायर कर रहे होते हैं, वो लर्नर्स को हायर नहीं करते, ठीक? ये अब ये चीज़ मेरे ख़्याल से बहुत पीछे रह गई है कि सिफ़ारिश चलती है, पैसा चलता है, इस तरह से है, ये वो, ठीक है? ये चीज़ मेरे ख़्याल से कोई 10% हो कहीं न कहीं होगी पर ख़त्म हो रही है। तो आप अपने आप को जितना इम्प्रूव करेंगे, इंटरव्यू में अपने आप को एक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आप जाएँगे तो डेफ़िनेटली आपको वो हायर करेंगे। लें जी, अब ये देखें कि आपने एक पेपर लिखना है, ठीक है? अब पेपर लिखना है कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? पेपर राइटिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो रिसर्च को जो मैंने डिवाइड किया है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के होते हुए, और इवन अगर आपके भी माइंड में कोई हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो मैंने रिसर्च को डिवाइड किया है अपने प्रोस्पेक्टिव को सामने रखते हुए, वो ये है कि एक पेपर होता है रिव्यू पेपर। एक पेपर आप लिख सकते हैं अपने बैचलर या मास्टर्स के थीसिस से। एक पेपर आप लिख सकते हैं बिल्कुल एक इनोवेटिव आइडिया है, उससे लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखें एक कॉन्फ्रेंस आई है, मैं आपको कहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करवाना है आपने। आप देखते हैं मेरे पास तो कोई अभी रिसर्च पेपर है नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ? उसके लिए 3 डायरेक्शंस मैंने आपके सामने रखी हैं। 3 डायरेक्शंस ये हैं, एक रिव्यू पेपर होता है, एक आपके बैचलर एमएस का थीसिस से आप लिख सकते हैं, एक इनोवेटिव आइडिया होता है। अब इसमें है क्या, रिव्यू पेपर जो है बहुत ईज़ी है। इसमें करना क्या होता है कि आपने प्रीवियस पेपर्स को रीड करना होता है, जिससे ये होता है कि आपको जितने भी पेपर रीड करेंगे, आपको एक नई टेक्नीक वहाँ से मिलेगी। तो उसको डॉक्यूमेंट करते जाएँ कि 2018 में इस साइंटिस्ट ने इस मसले के लिए ये सॉल्यूशन निकाला। इसी तरह जिस मर्ज़ी ईयर में चले जाएँ, आपको बहुत सारे रिव्यू पेपर मिल जाएँगे और उनको पढ़ें और अपना वो लिख उसको उसका फिर जब आप खुद से लिखते हैं, उसको रिव्यू पेपर कहते हैं कि आपने प्रीवियस टेक्नीक्स का रिव्यू करके ये चीज़ें निकाली हैं उसमें से। ये बहुत ईज़ी है, इसमें ईज़ी इसलिए है कि आपने कोई नया काम नहीं करना, आपने प्रीवियस काम को पढ़ के उसको कंपाइल करना है, मैनेज करना है और उसको आगे सबमिट कर देना है किसी भी कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में। फिर आ जाएँ बैचलर या एमएस थीसिस से, वहाँ से अगर आप पेपर लिखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है कि वो इसलिए कि आपने देखें अब बैचलर्स किसी का 2-3 साल पहले का होगा और वो वाला काम आज के दौर में पुराना हो चुका होगा। उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट आपसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी होंगी। तो उस काम को
पेपर में लिख के बाद में डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको फिर थीसिस को रिवाइज करें, फिर अगर आपको कोई उसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ जाए। अब एक काम है जी, आपने बैचलर में लेट्स सपोज आपने जो है मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने होम ऑटोमेशन पे काम किया था। तो अब आज 2021 में होम ऑटोमेशन को अगर मैं पेपर लिख के जमा करवाता हूँ तो वो कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं होगा। वो यही कहेंगे कि ये तो 2014, 13 और 15 में तो इस पे तो इतनी काम हो चुका था, तो ये तो ऑलरेडी हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ये है कि अगर आप उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, तो ये भी आपका पेपर एक बन सकता है। फिर आ जाए इनोवेटिव आइडिया पे। इनोवेटिव आइडिया इज मोर डिफ़िकल्ट टास्क। आपने बिल्कुल एक नई चीज़ पहले सोचनी है, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फिर उसको आपने पेपर राइट अप करना है। तो ये एक डिफ़िकल्ट थिंग है, पर नॉट इम्पॉसिबल। तो आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, रिव्यू पेपर पे ज़्यादा फोकस हमारा जा रहा है कि रिव्यू पेपर लिखना या इस पे काम करना वो क्वाइट इजी। ठीक है, और नंबर 2 पे ये, तो इसको फिर हम साथ साथ देखेंगे। तो अभी तक जो है यहाँ पे कोई 5 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, एक डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ। जी, आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है, तो अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसमें से कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इससे अगला जो हमारा सेशन है अगला, वो होगा कि स्टेप्स फॉर सबमिटिंग, प्रेजेंटिंग एंड पब्लिशिंग ए रिसर्च पेपर इन ए कॉन्फ्रेंस। तो वो आपको मैं कॉन्फ्रेंस का वेब पेज और जिस पेज पे हम जाके सबमिट करते हैं वो यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसमें से कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आई एम मोहम्मद मुस्तफा। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी ने अगर कोई आर्टिकल या रिसर्च की है तो हम उसे अडेप्ट कर सकते हैं? जी, मुस्तफ़ा नाम है आपका? यस सर। जी मुस्तफ़ा, बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। जो वो हमारा रिव्यू पेपर है वो बेस इस पे होगा जो प्रीवियस जितना भी काम है। एक तो हमने उसको बताना है कि इस ईयर में इतना काम, ये इसकी एक एग्जांपल भी अभी मैं आपको दूंगा। मैंने अपने लास्ट जो मेरा सेशन था, लास्ट ईयर एक सेशन था, उसमें मैंने एक रिव्यू पेपर की एग्जांपल, पूरा रिव्यू पेपर डिस्कस किया था। तो अभी भी मैं उसको 3-4 मिनट में जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगा, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके साथ। तो आपका जो क्वेश्चन है, यस आप अडॉप्ट कर सकते हैं प्रीवियस रिसर्चर की जो भी टेक्निक है, काम है, और उसको आगे लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। सर रिसर्च टूल्स के बारे में थोड़ा बता दें। जी, रिसर्च टूल्स जो हैं वो हर फील्ड के डिफरेंट हैं। अब आपका कौन सा फील्ड है, किस इंजीनियरिंग में हैं आप? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सर। बिल्कुल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपके जो टूल्स हैं, सबसे पहले वो आपने देखना है कि सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। ये सेमेस्टर वाइज आपको आते जाएंगे, हर सब्जेक्ट में, इवन लैब्स में ये आएंगे। तो आपने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन से हैं, वो आपके टूल्स होते हैं। रिसर्च जो है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च, एक होती है सिमुलेशन बेस्ड रिसर्च। तो आप सिमुलेशन बेस ये होता है कि आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करते हुए सिमुलेशंस वर्क आप पब्लिश कर दें। फिर उन सिमुलेशंस को देखते हुए कोई नेक्स्ट कोई दुनिया में कोई और रिसर्चर है, वो एक्सपेरिमेंट करे और कहे कि वाकई ये रिज़ल्ट ऐसे ही आए हैं। अगर वो नहीं आए, रिज़ल्ट कुछ और तरह आए हैं, तो वो आपके काम को डिनाई भी कर सकता है। वो कह सकता है कि मैंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया इन टूल्स को यूज़ करते हुए जो मेंशन किए थे, तो अब इसके रिज़ल्ट ये आ रहे हैं, बट सिमुलेशन बेस्ड रिज़ल्ट ये हैं, तो ये डिफरेंस है। तो ये एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो जी, हारून अहमद पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने बताया कि अगर हम रिसर्च करते हैं तो ये जो रिसर्च है हमें जो एक अच्छी जॉब हासिल करने में बड़ी हेल्पफुल होती है।
तो मिसाल के तौर पे अगर किसी का टारगेट ये है कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने आगे फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टूडेंट लाइफ की जो रिसर्च होगी उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्पफुल साबित होगी, और अगर होगी तो किस तरह हेल्पफुल हो सकती है? जी हारून, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो देखें है ही रिसर्च, ठीक है। अभी बहुत सारी एग्जांपल हैं, यूटी फैसलाबाद की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स हैं। 3D प्रिंटर किसी ने बनाया, अपनी कंपनी 3D प्रिंटर की है। किसी ने स्मार्ट व्हील चेयर बनाई हुई है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। तो ये उनके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट मीन्स आपकी रिसर्च है, रिसर्च को लेके आप एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, आप बिजनेसमैन बने हुए हैं और उस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोडक्ट बनाई होती है ना, जो आप एग्जिबिट करते हैं, आप टीचर्स को दिखाते हैं और अपना थीसिस लिखते हैं। फिर वही प्रोडक्ट आप हंड्रेड्स की क्वांटिटी में बनाते हैं, उसको वो कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस में आपकी रिसर्च बहुत हेल्पफुल होती है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे व्हील चेयर का मैं कह रहा हूँ, एक व्हील चेयर है, सिंपल है जी, आप कहेंगे कि ये है। फिर आप उसमें रिसर्च करके आप कहते हैं ये व्हील चेयर जो है ना, ये मोबाइल से ऑपरेट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन लें और उससे आप इसको लेफ़्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। फिर आप आ जाएं कि एक व्हील चेयर लेके आ जाएं कि वो जॉयस्टिक पे है, तो आप अपनी इस तरह सीरीज़ बना सकते हैं डिफरेंट। तो बहुत इसका वो है। तो अभी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। मुनीबा कोकब का कोई क्वेश्चन है? सर माई सेल्फ इब्तिसाम सर, ये आई टिप सर आपने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे कुछ सर्टिफिकेशंस और यू हैव मेंशन्ड अबाउट IEEE वेरीफाइड ईमेल। कैन यू प्लीज एलैबोरेट दैट पॉइंट? यस मुनीबा, उसमें ये है कि जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी जर्नल में एक पब्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक रिसर्च पब्लिकेशन कर लेते हैं, तो वो जर्नल वाले आपको एज अ रिव्यूअर हायर करते हैं। वो पूछते हैं पहले आपसे कि आपको हम रिव्यूअर हायर करना चाहते हैं यहाँ पे अपने अपने जर्नल के अंदर। तो अगर आपका जो है उसमें इंटरेस्ट हो तो आप उसको ओके कर देते हैं। जब आप ओके कर दें, फिर आपको वो ना मंथली बेसिस पे कुछ रिसर्च पेपर भेजते हैं पूरी दुनिया से, और कहते हैं कि सर ये पेपर्स हैं, इसमें से आप अपनी इनपुट दें। जब आप वहाँ पे अपनी इनपुट देते हैं तो वो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। उस कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करने के लिए वो आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके लिए यूज़फुल होते हैं जब भी आप हायर स्टडी के लिए जाएं या किसी रिसर्च बेस्ड जॉब में जाएं। तो आप बता सकते हैं कि एक IEEE पब्लिशर, एक वेल रिकॉग्नाइज्ड पब्लिशर के लिए मैंने अब काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसका पर्पस था जो मैंने सर्टिफिकेट्स कहे थे। तो अच्छा स्टूडेंट्स, माजरत के साथ अभी हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे वकार के हैं, अबरार है, आतिफ है। तो सर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है मुझे, अगर उसके बारे में बता जी दें। जी माई उमैर, सेल्फ जल्दी से पूछ लें। जी जी सर, एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है अगर हम करते हैं तो उसमें से हम रिसर्च कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज उसमें तो ये है कि हम एक मशीन डेवलप करते हैं किसी पहले से मशीन जो एक डेवलप है उसके ही पैटर्न को फॉलो करते हुए, लेकिन हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर देते हैं। लेकिन उसमें हम एक रिव्यू पेपर कैसे लिख सकते हैं और एक रिसर्च को उसको कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं? थोड़ा सा इस बारे में अगर बता दें। हेलो सर, आपका माइक म्यूट है, सॉरी। जी, अभी आवाज़ आ रही है। तो उमैर का क्वेश्चन ये है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से हम रिसर्च पेपर कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है उमैर आपका। इसमें देखें कि आपने इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री में आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। उन रिसोर्सेज में आपके पास इक्विपमेंट है,
आपके पास जो है वो जो भी मशीन अवेलेबल है, आप वहाँ पे फिज़िकल बेस एक्सपेरिमेंटल करके उनकी उनकी पिक्चर्स लेके आप अपने रिसर्च पेपर में लगा सकते हैं रिजल्ट्स में, ठीक है। वो वहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स में लगा दें तो उसको आप जो है फिर राइट अप करना है। राइट अप पे अभी मैं आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है ना राइट अप पे है कि हम एक चीज़ को, एक काम हमने किया, एक्सपेरिमेंटल बेस काम किया है, उसको राइट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो वो अभी नेक्स्ट सेशन में आएगी। और डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल बेस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे रिसर्च पेपर लिखना आसान है एज कम्पेयर टू सिमुलेशन बेस वर्क। तो आपका जो क्वेश्चन है कि एक मैंने प्रोजेक्ट किया या मैंने कोई इंडस्ट्री में कोई मशीन आपने ठीक की है तो उसको कैसे मैं कर सकता हूँ। तो देखें, सबसे पहले आप देखें कि वो मशीन है क्या, उसके बारे में सर्च करें, उससे रिलेटेड ऑलरेडी जो पेपर हैं वो देखें, और जो प्रॉब्लम आपने उस मशीन में सोल्व की है, आया वो पहले किसी ने की है वो देखें आप। अगर नहीं की फिर तो वेल एंड गुड है, आपका काम जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे भी पब्लिश हो सकता है। तो फिर उसको उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है, उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करें उसी उसी फील्ड में जो जहाँ पे वो ख़राबी आ रही थी, मसला आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। देखें, अगेन मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम सोल्वर, आप एक प्रॉब्लम सोल्वर बन गए। अब डेफिनेटली उस तरह की मशीन बहुत सारी इंडस्ट्री में लगी होंगी और हो सकता है कि ऐसा ही प्रॉब्लम उनको भी फेस हो रहा हो, और जब ये काम आप पब्लिश कर देंगे तो ये सब के लिए हेल्पफुल होगा और आपकी जो साइटेशन है वो बढ़ेंगी और आपका नाम डेफिनेटली वो जो भी है वो रिकग्नाइज किया जाएगा हर जगह पे। तो ये चीज़ है। तो अब जो है ना मैं नेक्स्ट सेशन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं तो इसको मैं बिल्कुल एंड पे अब डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए जो है मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। जी, ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप रिव्यू पेपर को चूज़ करते हैं तो रिव्यू पेपर के लिए 3 तरह की फ़ील्ड हो सकती हैं। इनफॉर्मल लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मल्टी वोकल लिटरेचर रिव्यू। तो अब देखिए, रिव्यू पेपर भी आपने ऐसे नहीं स्टार्ट कर देना था कि मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं, पेपर पढ़ के टेक्निक्स देखनी है और पब्लिश कर देना। नहीं, रिव्यू पेपर के लिए आपको ये जो चीज़ें हैं इन पे टाइम स्पेंड करना होगा, इनको समझना होगा। फिर आपने अब ILR इनफॉर्मल लिटरेचर रिव्यू क्या है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई सर्च स्ट्रिंग्स नहीं होती, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आपने जस्ट जो है ओल्ड पेपर्स रीड करने हैं और अपनी मर्जी से जो है ना वहाँ पे लिख के आगे प्रेजेंट करना है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू जैसे नाम से ही है, ये इसमें बाकायदा एक सिस्टम है, प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, इसमें प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस इसमें डिफाइन होते हैं पहले, और क्वालिटी असेसमेंट इसमें आप एंड क्वालिटी असेसमेंट भी करते हैं कि जो मैंने प्रीवियस पेपर पढ़े क्या वो क्वालिटी के हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, मतलब वो असेसमेंट आप उसमें करते हैं। फिर आ जाता है मल्टी वोकल लिटरेचर रिव्यू। ये डाटा सोर्स नॉट लिमिटेड टू जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि इसमें आप सिर्फ पेपर्स नहीं पढ़ते, इसमें आप जो है हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इसमें आप बुक्स पढ़ सकते हैं, इसमें आप पेटेंट्स पढ़ सकते हैं, इस पे आप जो है न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई थी किसी दौर में, 2000 में कोई न्यूज़ आई थी कि ये काम ऐसे है, वो पढ़ सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे आप डाटा ले सकते हैं, चाहे उस उन्होंने काम पब्लिश नहीं किया, ठीक है, तो आप उनसे राय ले सकते हैं। जैसे फेसबुक है, बहुत बड़े बड़े इदारे, आईफोन है, अमेज़ोन है, अलीबाबा है, इनके इनके आप अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो इन्होंने तो कोई इस तरह का पब्लिकेशन नहीं है, तो ना ही आप उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पर आप ये कोट कर सकते हैं कि मैंने इनके एक्सपर्ट से पूछा तो इन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप आईफोन के ओनर से पूछेंगे जी आप सक्सेसफुल कैसे हुए, वो एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा। फेसबुक का ओनर एक डिफरेंट स्टोरी बताएगा। तो ये चीज़ें हैं, पर वो स्टोरीज
ठीक होंगी। ये नहीं कहा जा सकता कि स्टोरी आपने खुद बनाई है, स्टोरीज ठीक होंगी। आप वहाँ पे ये रेफरेंस कोड कर सकते हैं कि मैंने इससे ये पूछा। तो इसका जस्ट ये है कि मल्टीवोकल लिटरेचर रिव्यू अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपने लिमिटेड नहीं है कि आपने जस्ट कॉन्फ्रेंस और जर्नल पेपर ही रीड करने हैं। आप अपनी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू है इसमें पेपर्स हैं, प्रॉपर गाइडलाइन। अब इन तीनों में देखा जाए तो सबसे इजी जो है वो आपका ये बनता है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। इसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, प्रोटोकॉल्स डिफाइन हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस हैं। आपने कोई टॉपिक चूज करना है तो इस पे आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो इससे इसकी इस सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को देखें तो इसमें सबसे पहले प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग। प्लानिंग में आप रिसर्च क्वेश्चंस अपने डिफाइन करते हैं, डाटा सोर्स अपना चूज करते हैं, सर्च स्ट्रिंग्स अपनी चूज करते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अब आपने 200 पेपर पढ़े, ठीक है, 200 पेपर प्रीवियस पढ़े, उनमें आपने ये क्राइटेरिया बनाना है कि किन पेपर को मैंने इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है। फिर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर स्टडी सिलेक्शन। इस तरह कंडक्टिंग में आपने प्राइमरी स्टडी सिलेक्शन, डाटा एक्सट्रैक्शन एंड डाटा सिंथेसिस करना है आपने। और रिपोर्ट जब आपने करनी है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च मेथड्स। जो आपने प्रीवियस 200 पेपर्स पढ़े होंगे उसमें से आपने रिसर्च मेथड निकालने हैं कि इस मसले को हल करने के लिए ये मेथड्स हैं जो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं और ये हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये अगर आप एक रिव्यू पर लिखते हैं ये भी बहुत हेल्पफुल होता है न्यू वर्कर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो जिन्होंने नई रिसर्च स्टार्ट की होती है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये अभी एक एग्जांपल मैंने कहा था कि जस्ट 3 to 4 मिनट्स में एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी। तो जस्ट ये कि एक SLR पेपर कैसा होता है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू वाला पेपर कैसा होता है, ये मेरे एक दोस्त ने लिखा था। तो उसका जो है बहुत अच्छे जर्नल में ये पेपर पब्लिश्ड है। ये मैं आपको भेज भी दूंगा इस सेशन के बाद। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जी, ये पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एल्सवेयर, ठीक है, एल्सवेयर एक पब्लिशर है, विले एक पब्लिशर है, IEEE पब्लिशर है, MDPI पब्लिशर है। ये ऐसे पब्लिशर हैं जो दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है। और इनमें जो है आप पेपर, डिफरेंट पेपर, अपने रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट करवाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप अपने इदारे के अंदर मेरा पेपर पब्लिश कर दें। वो फिर रिव्यू करवाते हैं, एक्सपर्ट से रिव्यू करवाते हैं, उन देखते हैं कि ये अप टू द मार्क है, हमारे जर्नल के लेवल का है ये। तो उसको अगर वो एक्सेप्ट कर लें या मज़ीद वो आपको कहते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करें फिर भेजें, वो आप दोबारा इम्प्रूवमेंट करके अगर भेजते हैं तो डेफिनेटली वो आपका जो एक पेपर है वो इनके अदारे के अंदर, एल्सवेयर के अंदर, एक पब्लिशर के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाता है। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, ये आपके काम को बाद में सेल करते हैं। ठीक है, इनकी जो बुक्स होती हैं, आपने देखा होगा कि मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल एंड पे या बुक की बैक साइड पे पब्लिशर लिखा होता है। पब्लिशर का काम ये होता है कि ये डिफरेंट रिसर्चर से काम ले लेते हैं, फिर उनको अपने इदारे से पब्लिश करवाते हैं, फिर वहाँ से ये अपनी अर्निंग करते हैं, जो सेल करते हैं। और जो रिसर्च पेपर हैं ये भी डेफिनेटली सेल होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, आपने उसको डाउनलोड करना हो तो वो आपसे कहेंगे कि इसकी जो है फ़ीस पे करें अगर आपने डाउनलोड करना है। तो ये मतलब एक प्रोसेस है जो दुनिया में चल रहा है। अब ये देखें, टॉपिक पर देखना है कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैरियर्स टू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इन ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो बैरियर्स हैं उसके ऊपर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया गया है। ठीक है, टॉपिक दोबारा समझ लें कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो बैरियर्स आए, ठीक है, उसके ऊपर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया गया है। तो इसमें कुछ एब्रीवेशन देख लें, GSD ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और है SPI सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्लीमेंट। तो मैं इसको अब डिटेल में नहीं पढ़ रहा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। कुछ इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा,
ये देखें, ये RQ1 जो है, ये रिसर्च क्वेश्चन 1 ये इन्होंने डिफाइन किए हैं। वो क्या है, व्हाट बैरियर्स टू SPI सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्लीमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। इन GSD ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड इन द लिटरेचर। आपका पहला रिसर्च क्वेश्चन ये है कि कौन से बैरियर जो है इन दो फील्ड्स में आपको फेस हुए प्रीवियस लिटरेचर में। RQ1.1 आर दी बैरियर्स, ये इसी क्वेश्चन का फर्दर पार्ट है। आर दी बैरियर्स आइडेंटिफाइड इन लिटरेचर रिलेटेड टू क्लाइंट और वेंडर्स। फिर 2 ये है। 3 ये आपने क्वेश्चन खुद से डिफाइन करने हैं कि आप एक, जैसे ये इन्होंने क्या टॉपिक का चूज़ किया कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो बैरियर्स आए पिछले 20 सालों में, वो क्या बैरियर्स हैं। तो उन बैरियर्स में उन्होंने एक डिफरेंट क्वेश्चंस, अब इन्होंने इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर रह के पेपर्स को पढ़ना है, पेपर्स को स्टडी करना है और चूज़ करना है। मोटिवेशन आप लिख सकते हैं कि आपने ये फील्ड चूज़ की तो कहाँ से मोटिवेशन ली। आप प्रीवियस लिटरेचर यहाँ पे कोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपने मोटिवेशन लिया। फिर देखें रिसर्च मेथडोलॉजी, वो डेफिनेटली आपने कहना है कि हम SLR को फॉलो कर रहे हैं। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मेथड है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है क्या, ये यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन किया हुआ है उसको। उसके अंदर ही उन्होंने बताया हुआ है कि SLR के जो फेजेस हैं, पहला प्लानिंग है, कंडक्टिंग है, रिपोर्टिंग है। ठीक है, ये इसके फेजेस हैं रिव्यू करने के। तो सबसे पहला फेज़ है कि आप रिव्यू को प्लान कर रहे हैं। प्लान करने के लिए आपने रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन किए, ये ठीक है, वो यहाँ पे आ गए। फिर डाटा सोर्सेज डिफाइन किया आपने कि कहाँ से आपने पेपर डाउनलोड करने हैं। ये IEEE एक्सप्लोर लाइब्रेरी है, ACM लाइब्रेरी है, स्प्रिंगर की लाइब्रेरी है, विले की है, साइंस डायरेक्ट की है एंड फाइनली गूगल स्कॉलर। तो यहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। फिर सर्च स्ट्रिंग्स आपने अपनी बतानी है, कहाँ से आप सर्च कर रहे हैं। उसके बाद देखें क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, क्वालिटी असेसमेंट के क्वेश्चन और हैं, RQ क्वेश्चन और हैं, ये वाले, ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं। ये QA क्वालिटी असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। 1 पहला क्या रखा आपने, डू द रिसर्च मेथड एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन। जो आपने क्वेश्चन डिफाइन किए और जो पेपर आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस, क्या वो एड्रेस कर रहा है मेथड्स को। दूसरा क्वेश्चन देखें, डज द स्टडी डिस्कस एनी बैरियर्स। आपने एक पेपर डाउनलोड किया पर उन्होंने कोई बैरियर ही नहीं डिस्कस किया, तो वो तो आपका मतलब आपके काम से एक्सक्लूड हो जाएगा ना। तो इसलिए ये इसका क्वालिटी असेसमेंट के क्वेश्चंस ये भी आपने खुद ही बताने होते हैं। डज द स्टडी डिस्कस SPI implementation, are the data related to SPI, are the results related to research questions। ठीक है, एक इजी से क्वेश्चंस हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये मेरे क्वालिटी असेसमेंट, मैंने इन बेसिस पे क्वालिटी असेसमेंट की है। मैंने जो पेपर चूज़ किए हैं या मैंने जो प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं वो इस बेस पे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी डिफाइन करना है। इंक्लूजन आपने पेपर कौन से इंक्लूड करने हैं, जो कि इंग्लिश में रिटन हो। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो अदर लैंग्वेजेस में होते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जर्नल, कॉन्फ्रेंस, बुक्स, आर्टिकल और वर्कशॉप, ये मेरा डाटा सोर्स है, बस यहाँ से हो। और मतलब इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट नहीं है, कंपनी के ओनर्स नहीं हैं, इस तरह से आपके ऐसे काम आप स्टडी कर रहे हैं जो पब्लिश्ड है ऑलरेडी। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होगा, ठीक है, जिसमें को SPI को डिस्कस नहीं किया गया। तो इस तरह से इसके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं। फिर जल्दी से ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इधर आ जाए। ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें देखें कि आपने विले से पेपर डाउनलोड किए। फेज़ 1 में 25 हैं, फेज़ 2 में 24, फिर फेज़ 3 में वो 13 हो गए। इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं उसमें आप फेजेस से इसको पास करवाते गए ना, तो एक्सक्लूड करते फेज़ 5 तक आपके पास 6 पेपर रह गए विले से। IEEE से आपने 461 पेपर डाउनलोड किए। ये जो रिसर्चर जिसने ये पेपर लिखा हुआ है ना, वो अपना बता रहा है कि मैंने विले से 25 डाउनलोड किए थे, वो पढ़े, उनके बाद मैंने उस पर फेज़ 2 लगाया। फेज़ 2 यहाँ पे होगा आपका ये है, ठीक है। फेज़ 1 क्या है, सर्चिंग फॉर रेलेवेंट आर्टिकल। फेज़ 2 देखें, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो ये आपने क्राइटेरिया लगाया।
फेज 3 क्या है, आपने अगेन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। पहला था टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस था क्राइटेरिया, फिर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बेस है, और उसके बाद फुल टेक्स्ट बेस है, फिर आपने फाइनल सिलेक्शन की। तो ये इनका जो है ना एक टेबल में इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि इतने पेपर टोटल देखें। अब मैं टोटल आया हूँ 2448 पेपर डाउनलोड किए। फेज 2 में वो 2100 समथिंग रह गए, फेज 3 में 791 रह गए, फेज 4 में 461 रह गए, और फेज 5 में 85 पेपर जो है वो रह गए इनके पास। तो अब ये देखें कि आफ्टर फेज 5 ये और टोटल आप देख लें, टोटल इनके पास 100, इन्होंने 2448 पेपर डाउनलोड किए, और जिनको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगा के 100 पेपर चूज किए। अब 100 पेपर ऐसे हैं जिनको आपने थॉरली डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है। माइक आपके बहुत सारों के ऑन हो जाते हैं। सर काइंडली आप कंट्रोल ले ले सर। जी मैंने अभी ऑफ किए हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आपको ये बता रहा हूँ, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 2500 पेपर डाउनलोड किए, जिन पे आपने रिसर्च क्वेश्चंस और डिफरेंट फेजेस से गुजार के जो रेलेवेंट मोस्ट रेलेवेंट पेपर आपके टॉपिक से थे जो आपने पढ़ने हैं, अब वो 100 रह गए। समझ रहे हैं इस चीज़ को? 100 पेपर आपने डिटेल के साथ आप पढ़ने हैं, उनमें से मेथड्स निकालने हैं, उनमें से ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करके ये देखें, फिर इन्होंने इस तरह के ग्राफ, ये इजीली बन जाते हैं ग्राफ, कि आपका क्वेश्चनेयर बेस्ड सर्वे है ब्लू कलर में, और रेड कलर में वो पेपर, ये ईयर वाइज है। 1996 में 3 पेपर आए थे जिन्होंने बैरियर्स डिस्कस किए, 1998 में 1 पेपर था। अब कलर वाइज इन्होंने नीचे बताया हुआ है, जो ग्रे कलर है ये देखें, ग्रे कलर केस स्टडी है सिर्फ। तो 1998 और 1999 में 2 पेपर आए जिन्होंने बैरियर डिस्कस किए ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, और वो सिर्फ केस स्टडी थे। उन्होंने कोई ऐसा खास उसमें मेथड नहीं दिया, कोई इस तरह से नहीं है। फिर ये जो लाइट ऑरेंज कलर के यहाँ पे पेपर्स होंगे, इन्होंने क्या किया हुआ है, मिक्स्ड मेथड जो है वो यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन्होंने देखें 1996 टू 15, ये 20 इयर्स की स्टडी जो है एक इस तरह ग्राफिकल बेस आपके सामने रख दिया और बता दिया है कि किस ईयर में कितना काम हुआ था इस फील्ड में। इसको आप कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इस तरह से होता है। फिर इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह से ग्राफ भी बनाया हुआ है। मज़ीद इन्होंने आगे इस पे और ये देखें, ठीक है। और बैरियर आप देखें, ये बैरियर डिस्कस करने लग गए हैं, बैरियर 1 2 3 के ये बैरियर हैं जो किस ईयर में किस साइंटिस्ट ने कितने % डिस्कस किया। बहुत सारी इसके चीज़ें आप निकाल सकते हैं जब आपने 100 पेपर थॉरोली ईच एंड एवरीथिंग पढ़ी होती है। पहले आपने देखें 2500 पेपर डाउनलोड किए, और उनमें से देखें आपने कैसे सिर्फ 100 पेपर वो निकाले जो आपके काम के हैं, जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हैं। फिर उन 100 पेपर को आपने पिछले 20 सालों का एनालिसिस कर दिया। और अब देखें ये पेपर है क्या, आपने जस्ट प्रीवियस वर्क सारा पढ़ा हुआ है और इसको पब्लिश किया हुआ है। एल्सवेयर बहुत अच्छा इदारा है और इम्पैक्ट फैक्टर भी अच्छा है, वहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसमें इनका कोई काम नहीं है, जस्ट प्रीवियस 20 इयर्स का काम जो है उसको कह लें कि एक तरतीब दी है, एक मैनेज करके आगे प्रेजेंट कर दिया है। तो ये चीज़ थी जो मैं आपसे कह रहा था कि एक रिव्यू पेपर आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी हमारा जो बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन रह गया है कि हाउ वी कैन सबमिट आवर पेपर इन ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी, ये स्टेप्स हैं नॉर्मली। अगर आप जर्नल में भी पब्लिश करना चाह रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस में भी अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने राइटिंग करनी है।
तो राइटिंग ग्रीन करने का मकसद ये है कि अभी हम राइटिंग डिस्कस करेंगे इसके बाद। उसके बाद सबमिटिंग है, रिव्यूइंग है, प्रेजेंटिंग है, पब्लिशिंग है। सबमिटिंग और राइटिंग ये आपका काम है, जो ऑथर है, जो रिसर्चर है, ये उसका काम है। रिव्यूइंग जो है, ये जो कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स हैं, जर्नल में एक्सपर्ट्स हैं, वो रिव्यू करते हैं। प्रेजेंटिंग अगेन आपका काम है, रिसर्चर का काम है। फिर फाइनली पब्लिशिंग जो है वो काम है जर्नल का। पर ये जितने भी काम है सबमिशन के बाद, ये टू वे है। मतलब अगर रिव्यू करना है तो वो आपको बताएंगे, आपको रिव्यू करके वो कमेंट्स सेंड करेंगे जो कि आपने उनको सोल्व करना होता है, सजेशंस देंगे जिनको आपने एड्रेस करना होता है। तो रिव्यू भी आपकी जो है टू वे होती है। फिर प्रेजेंटिंग, अगर आपका रिव्यू करने के बाद एक्सेप्ट हो जाता है तो आपसे वो कहेंगे कि अपने इस काम को प्रेजेंट करें। फिर आप उसको प्रेजेंट भी आपने करना है, कहेंगे वो आपको। पब्लिशिंग के लिए वो आपको कहेंगे कि अब आपका पेपर ऑलमोस्ट हर फेज से गुजर चुका है, तो एक फाइनल कॉपी हमें भेजें जो आप चाहते हैं कि इसको हम पूरी दुनिया में अब पब्लिश कर दें। तो वो फाइनल कॉपी आप दोबारा से रीड करके अच्छे तरीके से, कोई उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, सेंटेंसेस इधर उधर ना हुए हों, वो फाइनल रीड करके आप उनको दे देते हैं, तो फिर वो पब्लिश हो जाता है। सबसे पहले राइटिंग देखते हैं। उसमें ये है कि राइटिंग जो है ना, ये क्रिटिकल स्टेप है। ऑल्दो साइंटिस्ट आर नॉट ट्रेन टू राइट, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको वो है तो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, पर उन्हें लिखना नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। इवन एवरी क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट एंड नोवेल रिजल्ट्स विल हैव डल इम्पैक्ट इफ द मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन वेल। मैन्युस्क्रिप्ट मींस आपका रिसर्च पेपर। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट और नॉवल रिजल्ट ऐसे हैं कि अगर उनको अच्छे तरीके से लिखा नहीं गया तो उनका इम्पैक्ट बहुत डल होता है, बहुत वीक इम्पैक्ट उसका होता है। तो राइटिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। ये कुछ कीज हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। द पाथ टू राइटिंग वेल इज टू रीड एक्सीलेंट राइटर्स एंड राइट एंड राइट एंड राइट। पहले आप अच्छे राइटर्स को पढ़ें, ठीक है, फिर उसी को फॉलो करते हुए आप अपना जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसे लिखें, उसको फिर लिखें, रिपीट करते जाएं। फ्री राइट योर थॉट्स, अपनी जो थॉट्स हैं आपकी, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको लगा कि किसी बुक्स में या प्रीवियस पेपर में ऐसे लिखा था, आपने उसी लाइन को कॉपी नहीं करके पेस्ट कर देना, आपने अपनी फ्री थॉट में लिखना है। आपने कहना कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने इतना किया, इतने इतने ml मैंने सोल्यूशन डाला, ये वो जो भी है, आप अपने फ्री थॉट में उसको लिखना है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट स्ट्रक्चर इनिशियली। इनिशियली आप उसके बारे में ना हो कि ये मेरी तो इंग्लिश बहुत ख़राब है, ये है वो है, क्योंकि जब वो एक आप प्रोसेस, साथ साथ मैं बताता जाता हूँ, प्रोसेस से गुजरेंगे तो वो एक बहुत बेहतर हो जाएगा काम आपका। यूज़ द बेस्ट पेपर इन योर फील्ड एज अ टेम्पलेट, रेफरेंस के तौर पे अपने फील्ड का बेस्ट पेपर देखें। बेस्ट पेपर कैसे निकाल सकते हैं? गूगल स्कॉलर पे जिसकी साइटेशन बहुत ज़्यादा हो वो बेस्ट पेपर होता है, तो उसको डाउनलोड करके उसे यूज़ करें एज अ सैम्पल, एज अ टेम्पलेट, एंड ट्राई टू कन्वर्ट योर फ्री राइटअप इनटू अ फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में अपने अपनी फ्री थॉट्स को अब लेके आए। पहले आपने फ्री थॉट्स लिख ली, अब आप एक बेस्ट पेपर के टेम्पलेट पे आप अपनी फ्री थॉट्स को लेके जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप, कीप राइटिंग कंसाइज, डायनामिक एंड सिंपल। जो रिसर्च पेपर होते हैं ना, उसमें अक्सर आपको देखा होगा कि आपने रिसर्च पेपर में भी पढ़ा भी हो, तो वो आपकी समझ से बाहर होता है, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। पेपर ऐसा लिखें कि जो एक बहुत स्टार्ट में एक स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कन्वे एंथुजियाज्म इन योर राइटिंग सो इट अट्रैक्ट द ऑडियंस। ये वही कि आपने जो भी काम किया है, आपने उस एंथुजियाज्म के साथ लिखें भी कि इस तरह मैंने एफर्ट की, इस तरह मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ताकि ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो कि ये वाकई काम जो है इसमें बहुत मेहनत हुई है। जब आप एक ड्राफ्ट लिखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया कि ये रिसर्च पेपर को ही कहते हैं आपके। ड्राफ्ट उसका जब आप लिखते हैं तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आप फिगर्स पहले प्रिपेयर करें और एक एक फिगर को एक्सप्लेन करें।
राइट द ड्राफ्ट एज एक्सपेरिमेंटल इज प्रोग्रेसिंग। जब आपका एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको साथ ही लिख लें आप, ठीक है। अभी आप इधर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो मोस्टली ये होता है कि हम फीलिंग टायर्ड, ठीक है, तो हम कहते हैं छोड़ो अब कल देखते हैं बाकी जो भी है काम। एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसमें जो भी पॉइंट्स थे उसको आप एक रॉ मटेरियल में लिख लें, फ्री थॉट्स में आप लिख लें, ठीक है, साथ साथ। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। वर्स्ट प्रैक्टिस ये है कि हम पेपर को तब लिखते हैं जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। ये वही चीज़ है जब आपको मास्टर्स का या बैचलर्स का थीसिस दिया जाता है करने को, तो आप सोचें कि आप उस थीसिस को कब लिखना शुरू करते हैं, आखिरी 1 महीने में, जब आपकी प्रेजेंटेशन हो जाती है, जब आपके इनिशियल डिफेंस हो जाता है, जब आपकी वैल्यूएशन हो जाती हैं, फिर आप अपना थीसिस लिखना शुरू करते हैं। तो ये बहुत वर्स्ट एक कह लें प्रैक्टिस है। अपना काम जो है आप उसी पॉइंट पे लिखें जहाँ जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, साथ साथ उसको लिखें। स्टाइल एंड लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑथर्स राइट देयर पेपर विद द स्पेसिफिक जर्नल इन माइंड। मतलब आप अभी एल्सवेयर की मैं एग्जांपल दे रहा था, एल्सवेयर का पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसी स्टाइल में लिखेंगे जो उन्होंने बताया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। या आप अगर चाहते हैं कि मैं एक सिंपल फॉर्मेट में लिख लूँ, तो आप MS वर्ड पे फ्रीली उसको लिख सकते हैं, बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इफ इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, फाइंड अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर इफ पॉसिबल टू रिव्यू द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द पेपर बिफोर सबमिटिंग इट। हमारी डेफिनेटली पाकिस्तान से हम, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो नेटिव स्पीकर ढूंढें। अगर मिलता नहीं है तो आप ऐसा अपने फील्ड का कोई एक्सपर्ट देखें कि जिसकी इंग्लिश या राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरा पेपर जो है उसको एक दफ़ा रिव्यू कर दें। रिव्यू करने से ये होगा कि मेरी लिखने का स्टाइल एक और होता है, जब कोई और बंदा पढ़ता है ना उसको, तो वो सोचता है कि नहीं यहाँ पे, या यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, तो आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, तो उससे रिव्यू करवाएं। रिगार्डलेस ऑफ प्राइमरी लैंग्वेज, फाइंड अ कलीग एडिटर टू रिव्यू द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द पेपर। वही चीज़ है कि आप अपने कलीग को देखें, या मतलब आपको एक्सपर्ट नहीं मिल रहा, फिर भी आप किसी दूसरे बंदे से ज़रूर पढ़ाएं। उससे ये होता है कि आपको सम टाइम वो सेंटेंस ठीक लग रहा होता है, जबकि जब दूसरा बंदा पढ़ता है तो कहता है नहीं ये ऐसे होना चाहिए। तो उससे ये है कि सजेशंस हमें मिल जाती हैं अगर हम किसी और को भी अपना पेपर पढ़ने को दें। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जैसे मैंने अभी एल्सवेयर, अब ये साइंस बुलेटिन एक जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर देखें, बहुत अच्छा है 6.27। इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है कि पब्लिशर या जर्नल्स जो होते हैं वो अपनी क्वालिटी बेस उनका जो है इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है। अगर किसी का आप यहाँ पे 0.227 हो, तो इस जर्नल की और उस जर्नल का ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, समझ रहे हैं। इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है कि इस जर्नल की पूरी दुनिया में कितनी वैल्यू है, तो ये चीज़ है कि इसका कितना इम्पैक्ट है, और इसमें अगर आपका काम जाता है तो आपके काम का भी उतना ही इम्पैक्ट होगा, तो ये चीज़ है। अब ये देखें, इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है गाइड फॉर ऑथर्स। आप हर जर्नल की वेबसाइट पे ये चीज़ देख सकते हैं, गाइड फॉर ऑथर्स। वो आपको ज़रूर बताते हैं कि कैसे आपने पेपर लिखना है, किस फॉर्मेट पे लिखना है, कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वो बताते हैं। इस तरह ये एक जर्नल है, इस जर्नल ने भी, ये मैंने ना वेबसाइट पे स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो यहाँ पे देखें जर्नल टेम्पलेट वर्ड एंड लेटेक्स। तो यहाँ से आपको इनका टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है, वर्ड का भी और लेटेक्स का भी। तो इसकी मैंने एग्जांपल कुछ ये देखें, ये वर्ड टेम्पलेट है, इसमें सबसे पहले आपका टाइटल यहाँ पे हो, आथर्स यहाँ पे हो, उनकी एफिलिएशन यहाँ पे हो, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, इंट्रोडक्शन ये उन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है एज अ सैम्पल के तौर पे, जिससे आप अपना पेपर राइट अप कर सकते हैं डिफरेंट जर्नल और कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से। फिर ये इनका लेटेक्स टेम्पलेट है। लेटेक्स एक डिफरेंट चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है, ये लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी, इस पर थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिया था। और इसी पे लेटेक्स पे UT लाहौर फैसलाबाद कैंपस जो है, मे बी अक्टूबर या नवंबर में एक पूरी वर्कशॉप हम करवाने जा रहे हैं लेटेक्स के ऊपर। लेटेक्स मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
कि जिसमें आपने जस्ट अपना वर्क जो है कॉपी कर देना, इधर जो भी आपने लिखा है ना, अपना पेपर लिखा हुआ है आपका रॉ फॉर्म में, इधर पेस्ट करना है और ये ऊपर एक रन का बटन है, आपने रन करना है तो इसकी इस तरह ये बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल बन जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती, आपको बार बार फिगर्स इधर उधर नहीं करनी पड़ती। ये लेटेक्स ने ईच एंड एवरीथिंग इसने खुद करनी है। इसको जस्ट आपने डाटा फीड करना है, आपने कहना है कि ये मेरा डाटा है, इसको आप रन करें और मुझे एक पीडीएफ फाइल दे दें इस टेम्पलेट की, तो विद इन सेकंड आपको वो पीडीएफ फाइल बना के दे देगा। तो इस सॉफ्टवेयर पे ये भी एक टूल है, ठीक है। मतलब आपने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं यार वर्ड पे इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता कि फॉर्मेटिंग में 4-5 दिन लगा दूँ, तो आप लेटेक्स सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है तो ये आपका आधे घंटे में सारा काम कर देगा। तो इसके ऊपर कंप्लीट एक वर्कशॉप हम करवाने जा रहे हैं इसी साल तो ये ऑनलाइन अक्टूबर में। करवाएंगे कि यूटी फैसलाबाद में? होपफुली यूनिवर्सिटी जून से ओपन हो रही हैं, तो क्योंकि ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए इसको अभी हम डिले कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो ऑनलाइन है। डिले इसलिए किया है ताकि अक्टूबर नवंबर में यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तो वहाँ पे ये कंप्यूटर लैब में होगी। ये साथ आप इसको इस सॉफ्टवेयर को साथ साथ आप रन करेंगे, आप अपना यहाँ पे सिमुलेशन करेंगे, अपना डाटा यहाँ पे देखेंगे, तो तभी ये वर्कशॉप वो होती है। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये सेमिनार है, वर्कशॉप का मतलब ये है कि जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर करवाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये अब कुछ क्वेश्चंस हैं जब आप पेपर राइट अप करते हैं ना, तो राइटिंग के कुछ क्वेश्चन सबसे पहले है कि रिसर्च क्या है, जो कि इंट्रोडक्शन आपका होता है कि जो आप काम कर रहे हैं ये क्या है, ठीक है। उसके बारे में आपने 2-3 पैराग्राफ लिखने होते हैं, उसका नाम होता है इंट्रोडक्शन। फिर आपने होता है कि व्हाट डिड यू डू, आपने इसमें किया क्या, वो मेथड्स आ जाता है। उसकी हेडिंग आप मेथोडोलॉजी कर सकते हैं, आप रिसर्च मेथड्स हेडिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। व्हाट डिड यू फाइंड, कि आपने क्या फाइंड किया, वो आपके रिजल्ट्स आते हैं। ये क्वेश्चंस लिखने का मकसद ये है कि आपको राइटिंग करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना, कि अरे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेथड्स में क्या लिखना है, तो समझ रहे हैं क्वेश्चन साथ साथ कि इनका मतलब ये होता है। फिर व्हाट डज दैट मीन्स, ये आपकी डिस्कशन यहाँ कंक्लूजन आ जाता है कि रिजल्ट्स तो आपने फाइंड कर लिए, मेथड्स भी बता दिए, अब इनका मतलब क्या है, इनको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनका यूज़ क्या है, वो आपका डिस्कशन एंड कंक्लूजन में आ जाएगा। और व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, ये जो आपने सारा इंट्रोडक्शन और मेथड्स में बता रहे हैं ये कहाँ से लिया आपने, वो आपके रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये एक पेपर का एक कह लें कि इस तरह से ओवरव्यू है। मज़ीद इस पर मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि इस तरह से भी इसको आप कह सकते हैं कि सबसे पहले टाइटल आपका होता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस। ये हर पेपर जो भी आप देख लेंगे उसमें यही यही एक फॉर्मेट होगा, यही चीज़ें होंगी। कोई एक दो हेडिंग मिस हो सकती है एक्नॉलेजमेंट की, या कोई अपने लिहाज से, जैसे यहाँ पे डिस्कशन है, किसी ने कंक्लूजन लिखा होगा, पर उसके जो पार्ट्स हैं एक रिसर्च पेपर के वो यही होते हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो ये हेडिंग्स आपने अपने माइंड में रखनी है पेपर राइट अप करने से पहले कि मैंने ये चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है ना। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो तो रिजल्ट्स और मेथड्स में आ जाएगा ना, एक्सपेरिमेंटल वर्क। उससे पहले जो आपने थ्योरेटिकल बेस काम करना है वो ये है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ये थ्योरेटिकल बेस काम है सारा। ये आपने इंटरनेट और प्रीवियस जो है टेक्निक्स, प्रीवियस ईयर्स में जो काम हो चुका है ये वो है, ये आपने करना है। ये मेथड्स और रिजल्ट्स आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वर्क होगा जो आप लैब में करेंगे या जो आप अपने सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे करेंगे, ये वो है। बाकी आगे डिस्कशन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंस, ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड काम है, ये भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। फिर इसको मजीद एक्सपेंड किया जाए, इंट्रोडक्शन में देखें व्हाट, हाउ, व्हाई, 3 पैराग्राफ आप लिखते हैं पहले कि ये है क्या, ठीक है, ये कैसे आपका जो रिसर्च है ये कैसे स्टार्ट हुई, और व्हाई, आप क्यों करना चाह रहे हैं। 3 पैराग्राफ आप लिखते हैं रिसर्च के, तो वो ये होते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई। लिटरेचर रिव्यू, व्हाई एंड हाउ।
लिटरेचर ऑन टॉपिक, मेथड, अप्रोच, डेटाबेस, उस पे आप लिटरेचर दैट मींस के प्रीवियस कितना काम हो चुका है इस पे, वो है। मेथडोलॉजी कैसे, मेथड्स आप यहाँ पे बताते हैं। फिर प्रीलिमिनरी डाटा, इनिशियल डाटा जो आपने लिया है या इनिशियल जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो, स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस, चाहिए कुछ पार्टिसिपेंट म्यूट में कर रहा था। स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस, कंक्लूजन्स, फिर इसी तरह सिमिलरली, ठीक है, ये भी इधर देखें, हर सेक्शन को उसको पर्पस वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि किस सेक्शन का क्या पर्पस है। तो मतलब इनको अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से देखेंगे तो सबका घुमा फिरा के मतलब टाइटल देखें, क्लियरली डिस्क्राइब द कंटेंट्स, ऑथर्स, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, ये उनके बारे में उनका पर्पस बताया गया है कि पेपर में इनको लिखने का क्या मकसद है और आपने क्या चीज़ें इनके अंदर लिखनी है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ों, जैसे प्रीवियस में दोबारा जाता हूँ, ये इसके पार्ट्स हैं, ये यहाँ पे देखें। सबसे पहले क्वेश्चन में वही चीज़ें हैं, यहाँ पे पार्ट्स मैंने डिस्कस कर दिए, फिर उन्हीं पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको अब आइडिया होना चाहिए कि किस डिस्कशन में क्या होता है, मेथड्स में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्लूजन। अब जैसे कि मैं भी बहुत सारे रिसर्च पेपर रिव्यू कर चुका हूँ, और अब जो मेरी थिंकिंग है, सबसे पहले हम लोग देखते क्या होते हैं एज अ रिव्यूअर, पेपर में हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और कंक्लूजन पढ़ते हैं, तो इसका आपस में इंटरलिंक होना बहुत मैटर करता है। इन एब्स्ट्रैक्ट यू प्रपोज एन आइडिया, आप एक आइडिया प्रपोज करते हैं, और कंक्लूजन में आप उसी आइडिया को वेरीफाई कर रहे होते हैं। आप उसी आइडिया को वेरीफाई कर रहे होते हैं विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट कुछ और है, कंक्लूजन में आप कुछ और करी जा रहे हैं, आप उसकी एप्लीकेशंस बता रहे हैं, आप उसके यूजेस बता रहे हैं, तो वो मतलब ये दो चीज़ें पढ़ के ही हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेपर में कोई ख़ास काम नहीं हुआ। तो लिहाजा आपका जो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन है ये अप टू द मार्क होना चाहिए। अप टू द मार्क कैसे, कि जो चीज़ आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखी है उसी चीज़ को आप कंक्लूजन में वेरीफाई करेंगे। आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप ये लिखते हैं। तो अब कंक्लूजन में अगर आप लिखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये जो है इससे वोट जो है उसमें धांधली नहीं हो सकती, आप इस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं, तो ये आप खुद सोचें कि ये एक किस्म का लो इम्पैक्ट आपका बिल्कुल डल हो जाएगा। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया देने जा रहा हूँ, कंक्लूजन में लिखते हैं कि जो मैंने आइडिया दिया था वो उसमें इतनी फाइंडिंग्स हुई, इतने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सक्सेसफुल हुए, तो लिहाजा जो मेरा एक आइडिया था उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये मशीन बन सकती है। ये चीज़ अगर आप कंक्लूड करते हैं अपने, तो डेफिनेटली उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। टाइटल, अभी यहाँ से ना कुछ स्लाइड्स मैं जल्दी करूँगा, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारा और फ्राइडे भी है, और एक मैंने आपको ना कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिट करके एज एग्जांपल के तौर पे वो भी दिखाना है उनकी वेबसाइट पे। तो टाइटल जो है ना ये बैकबोन होती है आर्टिकल की। टाइटल आपका बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इस स्लाइड में जो चीज़ कही गई है। फिर आगे ये देखें, कुछ एग्जांपल्स हैं टाइटल के लिए। ये एक एक टाइटल वैसे ही डिस्कस किया गया है, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। अब टाइटल में ना वो देखना आपने कि कंटेंट्स प्रिडिक्ट हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, ये टोन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये सर चीज़ें स्क्रीन आपने शेयरिंग देखनी है। तो जी आपका कोई क्वेश्चन है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्लाइड्स आर नॉट विजिबल। नहीं, यहाँ से तो शेयर है, बाकी पार्टिसिपेंट को शेयर हो रही है? जी सर, हो Yes, रही sir, है। visible. सारी स्क्रीन आपकी शेयर है, Everything is clear, sir. एवरीथिंग इज ओके सर। आप जो है ना इंटरनेट से देखें स्टक ना हो गया आपका, या उसको रीस्टार्ट करके देखें। ओके सर।
जी, अब यहाँ पे देखें कि एक टाइटल को ना, हाँ, पहले ये डिस्कस किया, ये टाइटल है, इसमें कंटेंट तो प्रिडिक्ट हो रहा है, यस। इंटरेस्टिंग है, नो। टोन रिफ्लेक्ट हो रही है, नो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इसमें हैं, यस। अब इसी टाइटल को हम मज़ीद सोचते हैं कि अगर इस तरह लिखें, वाई माइंडफुल नर्सिस मेक द बेस्ट कम्युनिकेटर्स। अब इसमें कंटेंट तो प्रिडिक्ट अब नहीं हो रहा, पहले वाले में हो रहा था। इंटरेस्टिंग अब ये हो गया है, ठीक है, कुछ मतलब इसमें समझ आ रही है कि है क्या। टोन रिफ्लेक्ट हो रही है, बट कीवर्ड्स भी नहीं है और कंटेंट्स भी इससे प्रिडिक्ट नहीं हो रहे। अच्छा, अब और मज़ीद इसको शार्ट करते हैं जी, मेडिटेशन गुरुज। अब इसमें इंटरेस्टिंग तो लगा ये, डेफिनेटली अब हम देखेंगे कि मेडिटेशन गुरुज क्या होते हैं, पर बाकी कोई चीज़ नहीं है इसमें। फिर इसी टाइटल को मज़ीद हम एक और तरीके से सोचते हैं, नर्सिस ऑन द मूव, अ क्वांटिटेटिव रिपोर्ट ऑन हाउ मेडिटेशन कैन इम्प्रूव नर्स परफॉर्मेंस। अब इसमें मतलब देखें कि ये बाकियों से एज़ कम्पेयर टू ये सूटेबल है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो लिहाजा ये एक प्रैक्टिस आपको बताने का कि जब भी आप टाइटल चूज़ करें तो वो इस तरह से हो कि उसमें कंटेंट्स भी प्रेडिक्ट हो रहे हों, वो इंटरेस्टिंग भी हो, उसमें उसमें आपके कीवर्ड्स भी लगें। तो ये एक बैकबोन होती है आर्टिकल की। मोस्टली जो पेपर चूज़ किए जाते हैं, अभी जैसे मैं बता रहा था कि रिव्यू पेपर के लिए हम पेपर सेलेक्ट कर रहे थे, तो सबसे पहला हम टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे उसको इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहे थे। तो टाइटल इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। साइटेशन पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट है। साइटेशन क्या है कि मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च में मैंने रेफरेंस देना है। तो आप में से किसी का एक पेपर है, आपने लिखा हुआ है, वो पब्लिश है, तो अब उसको मैंने साइट करना है, तो मैं गूगल पे सर्च मारूंगा, अगर मेरी फील्ड से रिलेटेड वो टाइटल मुझे मिल गया तो उसको मैं साइट कर दूंगा। तो लिहाजा अगर आपका टाइटल अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो आपकी साइटेशंस भी बढ़ेंगी, मतलब आपके काम को दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा साइट करेंगे। रिवीजन एंड प्रूफ रीडिंग, जब आप पेपर लिख लेते हैं तो ये बहुत मैटर करती है चीज़, रिवीजन करना बार बार और प्रूफ रीड करवाना किसी से। फिर आप ये देखें कि रिवीजन 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 आफ्टर राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको आपने आपने ये नहीं कहना कि आप ये रेडी है। सम टाइम रिवीजन और प्रूफ रीडिंग में 1 महीना लग जाता है, मतलब इतना टाइम आपको लिखने में नहीं लगता जितना आपका टाइम रिवीजन और प्रूफ रीडिंग में लग जाता है। तो जब इतने रिवीजन्स और प्रूफ रीडिंग के बाद वो एक चीज़ बनती है, तो डेफिनेटली उसको रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसमें देखें कि एक रिवीजन में इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑर्डर एंड फ्लो ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी लीविंग रीडर विद द न्यू क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें अगर आपने उसमें फोकस की हुई हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो मज़ीद अच्छी कंडीशन में चला जाएगा। प्रूफ रीडिंग, ऑल ऑथर्स शुड, प्रूफ रीडिंग में जितने भी ऑथर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आपने चार अगर टीम मेंबर हैं तो सबको दें पेपर, और पैरेलल प्रूफ रीडिंग उसकी होनी चाहिए। मतलब मैं हूँ, मेरे साथ 2-3 ऑथर और हैं, तो सबको मैंने कहा कि अब हमने पेपर लिख लिया है, इसको प्रूफ रीड करना है, जस्ट एक एक लाइन पढ़ें, एक एक सेंटेंस पढ़ें, जो इसमें कमी बेशी है उसको नोट करें और वो बताएं। उसको फिर शफल करेंगे कि ये इसने प्रूफ रीड किया, इसको ठीक करना है तुमने, ये मैंने प्रूफ रीड किया, इसको ठीक करना है तुमने। इस तरह शफल करके तो उस पेपर को मज़ीद पॉलिश आप ने करना है। अब आ जाएं कि कॉन्फ्रेंस में सबमिशन के लिए, ठीक है, तो ये मैं आपको अभी किसी कॉन्फ्रेंस को सर्च करके उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से हम उसको कोई भी पेपर जो है ना वो सबमिट, ताकि ये प्रोसेस, अब आपने पेपर लिख लिया, प्रूफ रीड कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग अब रेडी है, अब आपने सबमिट करना है। सबमिट कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता है कि ये किस कॉन्फ्रेंस में हमने भेजना है, या हमें हमें कैसे ये नॉलेज होगा कि जब ये मेरा पेपर जो है मैं इसको कहाँ पे सबमिट करा सकूँ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गैप है स्टूडेंट्स में, जो मुझे फील हुआ, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो थीसिस लिख लेते हैं, अपना FYP जमा करवा देते हैं, उसके बाद दैट्स इट,
ठीक है, तो आपका काम वो जो है जस्ट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रह जाता है। एक थीसिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में होता है, एक थीसिस कॉपी आपके पास होती है, एक थीसिस कॉपी डिपार्टमेंट में होती है, जिसको आफ्टर सम ईयर्स आपको पता है वो कहाँ चली जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने उसी थीसिस में से एक रिसर्च पेपर निकाल के उसको पब्लिश किया होता है, तो वो काम आपका पूरी दुनिया में जब आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जस्ट एक लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपका काम आपके सामने आ जाएगा। तो लिहाजा आपने अपना थीसिस लिखने के बाद ये काम ज़रूर करना है। चाहे आपको फोर्स कर रहे हैं, आजकल यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स में यही होता है कि आप पे एक पेपर या 2 पेपर की कंपल्शन लगा दी गई है कि अगर आप पब्लिश करेंगे तभी आप ग्रेजुएट होंगे। तो आप खुद से अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं कि जब मैंने एक थीसिस लिखना है तो मैंने उसमें से 1, 2, 3 पेपर्स भी ज़रूर निकालने हैं मैंने। ये अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं आप खुद से, ठीक है, ताकि किसी को कहना ना पड़े, आप खुद ही उस पर काम कर रहे हैं। तो ये देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट आती हैं जिसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं, या मैं आगे बताऊंगा खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ये एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी। अब अगर आपका टॉपिक थीसिस का टॉपिक या आपकी फील्ड जो है वो इससे रिलेटेड है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी पे, तो आप डेफिनेटली इस कॉन्फ्रेंस में पेपर जमा करवा सकते हैं। फिर इस कॉन्फ्रेंस की मज़ीद टॉपिक्स आगे होते हैं, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में स्पॉन्सर्स आपने ज़रूर देखने होते हैं। ये इसके स्पॉन्सर्स हैं, यूटी है, किक्स है, IEEE है। IEEE के ये 3 मज़ीद अदारे हैं, लाहौर सेक्शन है और IEEE PES है। इस तरह से इसके पब्लिशर स्पॉन्सर्ड अच्छे होने चाहिए ताकि आपका काम फिर इन सब अदारों में पब्लिश होता है। और IEEE एक ऐसा अदारा है जो कि वर्ल्ड वाइड उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस अदारे से IEEE से आपका पूरी दुनिया में जाएगा, और बाकी जो इदारे हैं उसका आपका पाकिस्तान में हर जगह आपका पेपर वो पब्लिश हुआ होगा। फिर ये एक और एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि आप को यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से मिल सकती है या आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये है इसका एब्रीविएशन कहाँ पे है, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री। अब अगर आपकी फील्ड या आपकी इंजीनियरिंग इस फील्ड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप इसमें अपना पेपर जमा करवा सकते हैं। तो और ये नस्ट में हो रही है, ठीक है ना, नस्ट में हो रही है। और ये इसकी डेट्स हैं कि आप सबमिट कब करवा सकते हैं, पेपर एक्सेप्ट कब होगा, आपको मतलब अर्ली रजिस्ट्रेशन फला वो सारे आगे पूरा प्लान है। तो ये देखें कि एक कॉन्फ्रेंस 10 फरवरी से स्टार्ट हुई है और 16 फरवरी को एंड हो रही है। तो पूरा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर एक कॉन्फ्रेंस को लग जाता है। तो पेपर जमा करवा के मतलब इतना टाइम इसको लगे, तो इसलिए आपने अभी पेशेंस, ठीक है। एक पेपर लिख लिया, अब आपने ये नहीं सोचना कि अब आज मैंने जमा करवाया तो 2 हफ्ते बाद वो पब्लिश होना चाहिए, नहीं। उसको देखें पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए 6-7 महीने लग सकते हैं। ये आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, आप लिखें IEEE अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस। IEEE में जो फील्ड आती हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। इस तरह की इंजीनियरिंग है जो IEEE की फील्ड उसमें है। इससे हट के है जैसे मैं पार्टिसिपेंट देख रहा था, बेसिक साइंसेस से भी कुछ हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हैं। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस को सर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं कॉन्फ्रेंस, जैसे ये देखें ना, पहला लिंक है IEEE.org। इस पे आपने जाना है। कुछ होते हैं लोगों ने ना खुद से वेबसाइट बना के तो उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है, उस पर नहीं आपने जाना, ऑफिशियल सोर्सेज पे आपने जाना है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखें इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, राइट साइड पे देखें। तो इधर ना मैं अब इसको फिल्टर कर सकता हूँ कैसे, रेलेवेंसी के हिसाब से यहाँ पे अपना टॉपिक लिखूंगा, कॉन्फ्रेंस टाइटल अगर मुझे आता है वो लिख सकता हूँ, डेट, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस साल के इस महीने में कोई कॉन्फ्रेंस है तो इससे मैं फिल्टर कर, लोकेशन फिल्टर हो सकती है, और वर्चुअल वो ऑनलाइन है या नहीं है ये चेक कर सकता हूँ। तो ये आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं
एक आपको मैं कॉन्फ्रेंस के वेब पेज पे लेके जाता हूँ। जी, ये जो अभी कॉन्फ्रेंस आपको मैं दिखा रहा था, ICRAI, ठीक है, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री। ये इस तरह इसकी इसकी ये एडवर्टाइजमेंट में आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो ये इनका पेज है, इसमें ये देखें बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे कुछ टैब्स हैं जहाँ से आप मज़ीद इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन, स्पॉन्सर्स, प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का कंप्लीट यहाँ पे कि कैसे कैसे हमारा ये पूरा इवेंट होगा। अब ये देखें कॉल फॉर पेपर की एडवर्टाइजमेंट, पेपर सबमिशन, यहाँ पे अब हमने जाना है। पेपर हमने लिख लिया, हर चीज़ कर ली, ईच एंड एवरीथिंग, प्रूफ रीडिंग होगी। अब पेपर सबमिशन पे जाते हैं। इधर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये टैब आ गई। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेपर IEEE फॉर्मेट पे होना चाहिए और पेजेज उसके पेज लिमिट है 7 और 8, ठीक है। और अगर आपने इससे ज़्यादा पेजेस करने हैं तो हर पेज का 1000 रुपीज़ होंगे। तो इसलिए अपना पेपर इतना लिखें जो 7 पेज का हो, 8 पेज का हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देखें IEEE माइक्रोसॉफ्ट वर्ड A4 साइज टेम्पलेट, ये यहाँ पे टेम्पलेट पड़ा है, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास वर्ड टेम्पलेट आ जाएगा। नेक्स्ट लेटेक्स टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेटेक्स टेम्पलेट जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। फिर उन्होंने कहा है कि यू कैन सबमिट योर पेपर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक PDF सिस्टम। अब इन्होंने ना एक थर्ड पार्टी ली हुई है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि जिस तरह डिफरेंट अदारे हैं, वापडा है, वासा है, इन्होंने हायरिंग करनी होती है, न्यू जॉब्स जब आती हैं तो ये क्या करते हैं, ये NTS से हेल्प लेते हैं। NTS को कहते हैं कि आप टेस्ट अनाउंस कर दें, आप टेस्ट कंडक्ट करवा दें, बच्चों के पेपर चेक कर लें और जो हाईएस्ट 100 कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट हमें दे दें। समझ रहे हैं, मतलब कितना काम आसान कर लिया है कि NTS एक अदारा है, उसको कहा कि ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा पेपर है, ये डेट है, इस डेट में कंडक्ट करवा के जस्ट हमें जो हाईएस्ट 100 कैंडिडेट हैं उनके नाम और एड्रेस वगैरह हर चीज़ दे दें। उनसे फिर हम बाद में इंटरव्यू जो भी है वो हम खुद कर लेंगे। इसी तरह अब ये नस्ट एक कॉन्फ्रेंस करवा रही है। इन्होंने क्या किया है कि एक थर्ड पार्टी इजी चेयर से हेल्प ली है। इजी चेयर एक ऐसा इदारा है जो कॉन्फ्रेंसेस को मैनेज करता है, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिशन से लेके एक्सेप्टेंस तक ये मैनेज करता है हर चीज़। इसमें ना ऑटोमेटिकली होती है, आप इसमें पेपर जमा करवा देते हैं, पेपर का स्टेटस वो अभी किस स्टेज पे है, उस पर क्या काम हो रहा है, वो एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, उसके रिव्यू आ गए हैं या उसमें कोई चीज़ मिसिंग है, ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली आपको हर स्टेप पे ईमेल इजी चेयर से आ जाती है। तो ये इन्होंने थर्ड पार्टी डेफिनेटली इजी चेयर की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नस्ट वालों ने इनको पे किया होता है। तो ये इस तरह से है कि ऑथर्स के लिए और नस्ट की मैनेजमेंट के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं वैसे नस्ट का नाम ले रहा हूँ, उनकी मैनेजमेंट के लिए ये एक प्रोसेस आसान हो जाता है। आपके लिए पेपर जमा करवाना और अपने पेपर का स्टेटस मालूम करना आसान होता है। उनके लिए कोई इतनी हर्डल नहीं होती कि वो हर पार्टिसिपेंट को बार बार बता रहे हैं कि अभी आपका पेपर यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है। तो वो इस चीज़ से वो भी निकलना चाह रहे होते हैं। अब इस पे चलते हैं, हम इजी चेयर पे चलते हैं। हाँ, इजी चेयर पे जैसे मैंने अभी मैं आपके साथ ना फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैं डिफरेंट टैब्स पे जाना होता है। जी, अब ये देखें कि इधर मैं चलता हूँ, जी यहाँ पे ये इजी चेयर के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है कि इजी चेयर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो IEEE है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करवा रही हैं कॉन्फ्रेंसेस, तो
तो उनके लिए ये है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आपके लिए कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन ये करते हैं, स्मार्ट स्लाइड्स सॉरी स्मार्ट स्लाइड शो यहाँ पे हो जाता है, CFP पब्लिशिंग, ये सर्विसेज इनकी हैं। अब इजी चेयर पे आपका अकाउंट क्रिएशन सबसे पहले आपने करना है और फिर पेपर पब्लिश होगा। अब ये मैं आपको यहाँ से ये दिखा रहा था, ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो ये देखें इस टैब पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज पे आपके लिए अकाउंट क्रिएट करना कोई मसला होगा। ईमेल आईडी देनी है, अपना यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, फुल नेम देना है, एफिलिएशन देनी है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आपने लॉगिन करना है। ये अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, अपने अकाउंट से। तो ये देखें कि आपका यहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस आ गई है ICRAI 2021, और वो पूछना चाह रहे हैं कि यही कॉन्फ्रेंस है, यस। और इसमें एज ए ऑथर एंट्री मतलब करनी है आपने, ये ऑथर पे आप क्लिक करना है। अब ये करेंगे तो हम स्पेसिफिकली इस कॉन्फ्रेंस में एंटर हो गए हैं। अब ये देखें कि इस कॉन्फ्रेंस में मेरा और जो मेरी रिसर्च टीम है, हमारे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 पेपर यहाँ पे सबमिटेड हैं। तो अगर अगेन मैं अब न्यू सबमिशन करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आपने इस टैब पे क्लिक करना है, न्यू सबमिशन पे जाना है आपने। ये देखें, अब आप एक न्यू पेपर सबमिट करवाना चाह रहे हैं। न्यू सबमिशन में जाके सबसे पहले आपने ऑथर्स डिटेल देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, वेब पेज, ये ऑप्शनल है अगर आप उसको देना चाह रहे हैं। और लास्ट पे ये ऑथर कोरस्पॉन्डिंग है तो यस कर दें, नहीं है तो इसको अनचेक कर दें। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि जो भी पेपर का स्टेटस जिस स्टेप पे पेपर होगा ये इसी ऑथर को बताएंगे, मतलब बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनकी मेल्स काफ़ी आती रहती हैं, तो जिस पे आपने ये टिक किया होता है उसी से ये राब्ता रखते हैं। वो आप अगर आपका अपना पेपर है तो आप अपने नाम के साथ उसको कर दें। अब जैसे इसमें फर्स्ट नेम मैं अपना लिखता हूँ, ठीक है, ये है, लास्ट नेम लिख देता हूँ, ईमेल अपनी दे देता हूँ, ठीक है, कोई भी, ये कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, जिस यूनिवर्सिटी से आप हैं, इधर से पाकिस्तान, और ये UET, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आपने, आप अगर 4 ऑथर्स हैं उनके कर दें। यहाँ पे ये देखें 3 तक ऑप्शन है, नेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट के लिए आपने ये देखें क्लिक हेयर टू ऐड मोर ऑथर करेंगे, 4 ऑथर आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे 5th ऑथर आ जाएगा। तो जितने भी आपके ऑथर्स हैं यहाँ पे ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट देखें, अब आपने यहाँ पे टाइटल देना है, ठीक है, स्मार्ट व्हील चेयर, ये दे दिया। और ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है जी, एब्स्ट्रैक्ट आपने यहाँ पे पूरा एब्स्ट्रैक्ट अपने पेपर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड्स लिखने के लिए ना आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। कीवर्ड्स के लिए 1 पर लाइन, ठीक है। व्हील चेयर है ना, तो ये मैं कहूँगा कि ये स्मार्ट है। अगली लाइन में मैं लिखूँगा कि इंटेलिजेंट भी है। इसके कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का फ़ायदा ये होता है कि उससे सर्च करना किसी दूसरे के लिए आसान होता है कीवर्ड्स से। तो इस तरह से एक कीवर्ड एक लाइन में आपने देना, इस तरह से नहीं लिखना, कोमा लिख के ये दूसरा कीवर्ड, इस तरह देंगे तो आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। 1 पर लाइन करके आपने करना है। अब फाइनली ये देखिए, यहाँ से आपने क्या करना है कि आपका जो पेपर आपने लिखा हुआ है उसको किस फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, तो यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, अपलोड करना है, और फिर आप ये सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका पेपर जो है इस कॉन्फ्रेंस में सबमिट हो जाएगा। तो ये स्टेप हैं इसके, बेसिकली ऑथर्स डिटेल, आपकी जो है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, ये पेपर की डिटेल हो जाएंगी, और ये फाइल होगी आपकी पूरा पेपर की जो फाइल है, यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे और सबमिट करवा देना आपने। जब आप सबमिट करवाएंगे तो इस तरह से ये देखें ना, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। अगर आपका एक पेपर है तो ये एक ही एंट्री आएगी, अगर आपके ज़्यादा पेपर हैं तो यहाँ पे और आ जाएंगे। अभी ये कॉन्फ्रेंस एक्टिव है तो इसलिए इसमें अभी रिव्यूज़ नहीं आ रहे। अभी मैं आपको एक और कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूँ जो कि फिनिश हो चुकी है। तो
जी ये देखें, अभी मैंने ना इजी चेयर पे अलहदा से एक वेबसाइट पे गया हूँ। पहले मैंने यहाँ से गया था, ये देखें इजी चेयर की इस लिंक से गया था। इस लिंक से डायरेक्ट मैं ICRAI 2021 पे चला गया था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ इजी चेयर पे, जो मेरा डैशबोर्ड है या मेरी प्रोफाइल है उस पे आया हूँ। तो ये देखें, ये वेलकम टू इजी चेयर और इस तरह ये कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें मैंने पेपर्स जमा करवाए थे और ये हो चुकी हैं। अभी करंट एक्टिव ये वाली है, बाकी जो हैं वो ये वो वाली कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें मैंने टेक पार्ट लिया था। इससे हट के अगर आप ये इस टैब पे कॉन्फ्रेंसेस पे क्लिक करेंगे तो सारी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे आ जाएंगी जो अपकमिंग हैं और जो हो चुकी हैं, वो उनकी सारी डिटेल यहाँ से भी आप ले सकते हैं। पर ये जो मेरे डैशबोर्ड पे मुझे शो हो रही हैं ये वो कॉन्फ्रेंसेस हैं जिस पे मैंने अपने पेपर्स सबमिट करवाए थे। अब मैं वैसे ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस पे कि एक पेपर जो हमने यहाँ पे सबमिट करवाया था जो एक्सेप्ट हुआ, उसका उसका कैसे रिव्यूज़ कैसे आते हैं। तो ये इस पे चले जाते हैं। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थीसिस जमा करवाया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और फिर अभी रिसेंटली जो है उनका पेपर पब्लिश हुआ है। तो ये टाइटल था उनका, ये कीवर्ड्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट था और ये देखें रिव्यू, ठीक है, ये रिव्यू है। इस रिव्यू में देखें दो रिव्यूज़ आए हैं एक्सपर्ट्स के। तो उन्होंने एक ने क्या किया हुआ है, वीक एक्सेप्ट, और एक ने क्या किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट। तो ओवरऑल आपका पेपर जो है वो एक्सेप्टेड था। इस रिव्यूअर ने वीक एक्सेप्ट करके साथ रीज़न भी दिए हैं कि मैंने इसको वीक एक्सेप्ट क्यों किया, इसमें अभी ये खामियां हैं, इसको दूर करें तो फिर ये फुली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये फिर हमें रिव्यू कमेंट्स जब आए थे इसको हमने एड्रेस किया। और फिर अब आपको मैं एक रिजेक्टेड पेपर दिखाता हूँ। रिजेक्टेड पेपर, रिजेक्टेड पेपर एक दिखाता हूँ, उसमें भी रिव्यू कमेंट्स, ये देखें, ये तो वही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ये देखें, ये एक पेपर था, ठीक है, ये भी FYP ही था मेरे स्टूडेंट्स का। तो इसको हमने ट्राई किया कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें रिव्यू 1 देखें, पहला ही कमेंट उसने क्या किया हुआ है, रिजेक्ट, और आगे उसने रीज़न भी दिए हैं कि मैंने क्यों रिजेक्ट किया। रिव्यू 2 देख लें, पहला ही कमेंट इसका रिजेक्ट और आगे उसने रीज़न दिए। तो अब ये पेपर ऐसा है कि ये रिजेक्टेड है, इस पर फर्दर हाँ ये हो सकता है कि ये जो इसने कमेंट्स लिखे हैं ये एक किस्म का हमारा प्रूफ रीड हो गया काम, समझ रहे हैं, कि इसने पढ़ के जो इसमें खामियां हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं। अब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में अगर हमने भेजना है तो इन पॉइंट्स को चेक करके फिर भेजेंगे। तो इसलिए आपका ये नहीं कि मतलब आपने बहुत काम किया, रिजेक्ट होने पे आपने परेशान नहीं होना कि अब बस छोड़ दो, मैंने अब नेक्स्ट करने नहीं है। नहीं, रास्ते ज़रूर होते हैं। अब ये रिजेक्ट हुआ है, डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पे वर्किंग करेंगे, इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में इसको ट्राई करेंगे और वहाँ पे होपफुली ये आपका हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट टाइम पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में भेजा तो उसने एक्सेप्ट ही होना है और उसने पब्लिश होना है, तो टाइम लग जाता है। इसको प्रोसेस जो है वो मैं आपको सारा बता चुका हूँ कि इस तरह से आप अगर सबमिशन का प्रोसेस, फिर आगे एक्सेप्टेंस का प्रोसेस, ये कैसे होता है, अकाउंट क्रिएशन, फाइनली ये एक ईमेल है उसी कॉन्फ्रेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह की एक ईमेल आती है आपको जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। डियर ऑथर जो भी है, कंग्रेचुलेशन योर सबमिटेड पेपर, दिस टाइटल हैज़ बीन रिव्यूड एंड एक्सेप्टेड फॉर प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से फिर आपका स्टेप नेक्स्ट जो है, रिव्यू हो गया, राइटिंग होगी, सबमिशन होगी, रिव्यू हो गया, अब प्रेजेंटेशन है। आप अब कोविड की वजह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पहले कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें 3 to 4 डेज़ पे कॉन्फ्रेंस चलती थी और बहुत इंटरेस्टिंग वो कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मतलब इंटरनेशनली UK, यूरोप, USA, एशिया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से गेस्ट स्पीकर आते थे। उनसे आप 1 to 1 आप उनसे डिस्कशन कर सकते थे। वो किसी टॉपिक पे आपको लेक्चर भी देते थे।
तो और प्लस वहाँ पे एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सिंगर्स भी बुलाए होते हैं जो हमारी कल्चरल होती हैं ना। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल बहुत सारे गेस्ट स्पीकर ऑथर्स आए होते हैं, तो उनको हम अपना कल्चर एग्जिबिट करते हैं। तो वहाँ पे सिंगर जो हमारा फोक म्यूज़िक है इस तरह की वो और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो हम वहाँ पे उनको एग्जिबिट करते हैं, खिलाते भी हैं। ये नहीं सिर्फ एग्जिबिट करते हैं, खिलाते भी हैं उनको, और सबके लिए वो होता है। तो बहुत एक अच्छी, फिर एंड पे आपका पेपर जब प्रेजेंट हो जाता है तो एंड पे आपको सुवेनियर्स वो देते हैं, कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं वो आपको सुवेनियर्स भी देते हैं एंड पे। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कॉन्फ्रेंस में जब आप प्रेजेंट करने जाते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेप सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा कि जब आपने पेपर प्रेजेंट करना है तो वो कैसे करना है। उसके लिए भी मैंने एक प्रीवियस जो है पेपर की एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शो कर देता हूँ, ताकि सारी चीज़ ना जो मैं तो ऑलरेडी इन स्टेप्स से गुजर चुका हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो गुजर चुके हैं, आपके लिए फ़ायदा हो जाए। अब देखिए, आपको कॉन्फ्रेंस वाले कह दें आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया, अब आपने प्रेजेंट करना है, उसके लिए एक अच्छा सा आप टेम्पलेट देखें, जैसे ये अभी आपके सामने शो हो रहा है। अपना जो भी पेपर है पहले आपने वर्ड में लिखा हुआ है, उस पेपर को पीपीटी फाइल में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट ऐसे करना है कि वो अट्रैक्टिव हो। जब आप कॉन्फ्रेंस में उसको प्रेजेंट करते हैं तो आपका पेपर एक मज़ीद कंपटीशन से गुजरता है बेस्ट पेपर अवार्ड के लिए। तो जितना अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया होता है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको बेस्ट पेपर अवार्ड मिल जाए। उसका प्राइस भी होता है, कैश प्राइज़ होता है, वो आपको मिल सकता है। या अगर आपके पेपर के ऊपर लिखा जाए इट्स अ बेस्ट पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये देखें, टाइटल, पेपर आईडी और कॉन्फ्रेंस का टाइटल, कंटेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, वही चीज़ें जो आपने पेपर में लिखी होती हैं, लिटरेचर, उसको आपने पीपीटी में, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेजेंट जब कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको पीपीटी फाइल चाहिए होगी। तो ये इसका जो है फ्लो डायग्राम, सिमुलेशन रिजल्ट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिर ये कुछ वीडियो डेमोज हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं कि मुझे प्रेजेंट करनी चाहिए वो आपने यहाँ पे ऐड करनी हैं। इस तरह से इसके जो गोल्स हैं, कंक्लूजन है, फ्यूचर वर्क्स है, और जो फाइनल एक प्रोडक्ट का डेमो है वीडियो की फॉर्म में वो है, और रेफरेंसेस, मेन रेफरेंसेस जहाँ से आपने मोटिवेशन ली वो है, और फाइनली आप इसको एंड कर देते हैं। जी, तो ये इस तरह से आप फाइनली अपनी पीपीटी बना के इसको प्रेजेंट करते हैं। जब आप प्रेजेंट कर दें फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स आपका पेपर जो है वो इस तरह से, अभी ये पेपर आपको मैं दिखाता हूँ कि वेबसाइट पे कैसे आपको शो होता है। जी, ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ये IEEE एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी है IEEE की, IEEE पब्लिशर है, और ये इस तरह से आपका उनकी वेबसाइट पे इस तरह से पेपर आपका पब्लिश हो जाता है। अब ये देखें, ये हमारे प्रोजेक्ट का जो भी है टाइटल है पेपर का, ये ऑथर्स लिस्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये फर्दर जो है। अब वो देखें ये क्या कह रहे हैं, साइन इन टू कंटिन्यू रीडिंग। हमने पेपर दे दिया, जो भी है हमारा पेपर यहाँ पे भी है, गूगल स्कॉलर पे भी है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे चला गया। तो मतलब जो ऑथर्स हैं हमारे लिए पीडीएफ फाइल फ्री होगी। अगर कोई और दुनिया में इनसे पीडीएफ फाइल लेना चाह रहा है इस पेपर को पढ़ने के लिए, तो ये उससे जो है नॉमिनल सी कोई फीस लेंगे। तो ये इस तरह से एक सिस्टम चल रहा होता है। तो जी, ये यहाँ पे जो है सेशन को मैं एंड करता हूँ। अब आप लोगों के क्वेश्चन, अच्छा एक अनाउंसमेंट, ये अभी ऑलमोस्ट 65 पार्टिसिपेंट हैं, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उसका प्रोसेस जो है मोस्टली वो पीडीएफ फाइल होती है, तो व्हाट्सएप के ज़रिए आपको सेंड कर दी जाएगी, और वो प्रोसेस आपको मेल कर देंगे, ठीक है, कैसे आपने सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है। प्लस आपको ये जो सेशन है इसकी पीपीटी फाइल और जो रेलेवेंट मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया ये, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है
ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको